So, good evening, everyone. We are starting with our very first lecture, that is ADBMS. I'll just share my screen. Now, we'll start with the actual syllabus. Uh, I have already shared notes with you, everyone. Hmm? I hope my screen is visible to everyone, right? My screen is visible, okay? So, this is university notes only, ये मेरा notes नहीं है. Same we are going to refer. Uh, we have overall we have here, as you can see, we have total 6 units. And out of the 6 units, first unit आपका काफ़ी basic है, then second में थोड़ा और detailing है, third, fourth. So basically, first वाले में we are simply going to discuss about a database. Then in second unit we'll be discussing about data warehouse. मतलब collection of database means data warehouse होता है. Then third में we'll be talking about data mining. Fourth में data mining के लिए which algorithm we use. Then uh, here we are going to apply the association algorithm. Here we are going to apply the classification algorithm in data mining, and then clustering algorithm. So basically, maximum of your ADBMS is a part of data mining. So unit 1 is only about talking about database and types of databases. Then unit 2 talks about data warehouse, and unit 3 onwards, maximum part you will find that is on data mining, and last one is quite simple, web mining. Okay, कुछ ज़्यादा उतना difficult नहीं है. So let's start. आपका first जो chapter है which talks about database, बहुत simple. Whatever you have done during graduation, the similar concepts will be repeated here. So we'll quickly just discuss this. DBMS we all know. Why do we require DBMS? That also we know, है ना? So यहाँ पे डेटा, व्हाट डू यू मीन बाय डेटा? डेटा आपका रॉ डेटा होगा. ये रॉ डेटा को हम लोगों ने जो डीबीएमएस पढ़ा था ग्रेजुएशन के टाइम पे, वहाँ पे हम लोगों ने एसक्यूएल पढ़ा था, है ना? एंड इन टूडेज टाइम इन इंडस्ट्री वी यूज एसक्यूएल और नो एसक्यूएल ऑल्सो. तो एसक्यूएल में आपका जो डेटा है वो टेबुलर फॉर्मेट में जाता है, रोज एंड कॉलम फॉर्मेट में, जिसको हम लोग रिलेशन बोलते हैं. सो रिलेशन इज इक्वल टू कॉलम मल्टीप्लाई विद रोज. ये दोनों का कॉम्बिनेशन बन के जो टेबल बनता है, वो टेबल को आप रिलेशन बोलते हैं, राइट? ये हम लोगों को पता है. सो व्हेन आई टॉक अबाउट एसक्यूएल लैंग्वेज या एसक्यूएल, यहाँ पे हम लोग टेबुलर फॉर्मेट में डेटा या रिलेशन फॉर्मेट में, है ना? टेबुलर फॉर्मेट, वेदर आई कॉल टेबल और वेदर आई कॉल रिलेशन, दैट इज वन एंड द सेम थिंग. सो हम लोग रिलेशन फॉर्मेट या टेबुलर फॉर्मेट में डेटा या डेटा बेस आपका बनाते हैं. तो रॉ डेटा रहेगा, इसको आप टेबुलर फॉर्मेट में डालोगे, वो आपका एसक्यूएल वाला हो गया. नो एसक्यूएल, अब बहुत सारे आज के टाइम पे हम लोग वेबसाइट, वेब एप्लीकेशंस बनाते हैं वेर वी डोंट रिक्वायर्ड, आई मीन the actual table format is not that visible. So in such a scenario हम लोग एक दूसरा पैटर्न फॉलो करते हैं. जस्ट वन थिंग गाइज, मैं जब दूसरे स्क्रीन पे रहता हूँ ना, सो इफ यू पुट सम मैसेज और समथिंग, आई विल नॉट बी एबल टू चेक दैट. गूगल मीट में ये इशू है. सो इफ देर इज सम इशू और समथिंग और एनीथिंग एल्स, जस्ट अनम्यूट योर सेल्फ एंड लेट मी नो. ओके, चलो. सो हम लोग कंटिन्यू करते हैं. सो यहाँ पे आपके पास वी हैव दिस डेटाबेस. बेसिक आपको दिया हुआ है. डेटा मतलब रॉ डेटा रहता है. ऐसे बहुत सारे रॉ डेटा को हम लोग टेबल फॉर्मेट में सेव करते हैं. अब ये जो टेबल फॉर्मेट में मैंने डेटा सेव किया है, ऐसे बहुत सारे टेबल्स का जो कलेक्शन बनेगा वो आपका डेटाबेस होगा, है ना? और ये डेटाबेस जो होगा, मतलब कलेक्शन ऑफ टेबल्स को प्रॉपरली एफिशिएंटली मैनेज करने के लिए जो सॉफ्टवेयर हम लोग यूज करते हैं उसको आप डीबीएमएस बोलते हैं. मल्टीपल सॉफ्टवेयर आर अवेलेबल ऑलरेडी इन मार्केट. आपने भी अपने प्रैक्टिकल्स में ग्रेजुएशन में सीखे रहेंगे. सो दैट इज डेटाबेस. व्हाई डू वी रिक्वायर डेटाबेस? बहुत सिंपल है. आजकल हर जगह पे अगर आप देखोगे, इफ यू टॉक अबाउट यूनिवर्सिटी, एनीवेयर एल्स, हर जगह पे विदाउट स्टोरिंग अ डेटा will not be able to work it out, है ना? So that's why we call data is new gold. Data is new gold, and that's why if you remember, every company is focusing more on
more and more on storing in a efficient way their users data, जिसके through they can provide them the best result as per their needs, as per their interest. We can apply big data analytics, we can apply multiple different techniques. So data mining वही करता है. सो यहाँ पे आपके पास रियल वर्ल्ड एंटिटीज रहते हैं, मतलब रियल वर्ल्ड एंटिटीज को हम लोग उसका आर्किटेक्चर डिफाइन कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल डेटाबेस, जहाँ पे एंटिटी का मतलब क्या रहता है, एंटिटी मींस ऑब्जेक्ट्स, जैसे हम लोगों ने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में पढ़ा है. सो फॉर एग्जांपल स्टूडेंट इज वन एंटिटी, प्रोफेसर इज अनदर एंटिटी, सो एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो ये एंटिटीज है. तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे हम लोग डेटाबेस को ईआर डायग्राम के थ्रू भी रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम. दैट मीन्स इफ आई हैव अ university database, then how I'm going to represent a relation between a student and a professor, that we can represent here, right? एंड उसके अंदर वी कैन हैव वन यूनिक कॉलम जिसको आप प्राइमरी की बनाते हैं, है ना, जिसके थ्रू we can define the complete structure of that specific table, and we can again connect the same table with other table in primary key foreign key kind of a relationship. तो रियल वर्ल्ड एंटिटीज को आपको ढंग से उनका डेटा को जब प्रॉपरली अगर सेव करना है, वी यूज डेटाबेस, दैट्स वन. देन रिलेशन बेस्ड डेटाबेस बनाते हैं, दैट इज प्राइमरी की फॉरेन की वाला, ये हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. तो यहाँ पे क्या रहेंगे, वी हैव टेबल नेम्स, जो टेबल नेम्स एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, है ना. और हम लोग यहाँ पे बाय द वे जो टेबल्स बनाते हैं इसमें हम लोग एक बेसिकली हम लोग यहाँ पे जो टेबल्स बनाएंगे वो टेबल्स के बीच में हम लोग रिलेशन क्रिएट करेंगे, दैट्स इट, नथिंग एल्स. नाउ यहाँ पे एज यू कैन सी इट अलाउज एंटिटीज एंड द रिलेशन among them to form a table. Then उसके आगे isolation of data application. Then same way we apply something which is called as normalization to reduce the redundancy. I hope you remember the concept of normalization. आज हम लोग वो भी डिस्कस करेंगे. So normalization होता है जिसमें फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, वॉइस कोड, फोर्थ नॉर्मल फॉर्म, ये सब आता है. So normalization we apply to reduce the redundancy. Then consistency रहेगा. So हम लोग के पास डेटा स्टोरिंग एप्लीकेशन एंड डीबीएमएस के हम लोगों ने प्रिंसिपल जितने प्रॉपरली अप्लाई किए रहेंगे उतना आपका डेटा जो रहेगा वो ज़्यादा कंसिस्टेंट रहेगा. एंड एट सेम पॉइंट ऑफ टाइम वी यूज अ क्वेरी लैंग्वेज विच इज कॉल्ड एज एसक्यूएल व्हेन वी टॉक अबाउट टेबुलर फॉर्मेट ऑफ डेटा, है ना. यहाँ पे आप एसक्यूएल यूज करते हैं. और बाकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में तो हम लोग अलग से क्लास, ऑब्जेक्ट, इनहेरिटेंस जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में यूज कर सकते हैं, वैसे सारे पैटर्न पॉसिबल है. तो यहाँ पे स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज व्हाट वी कॉल, जहाँ पे हम लोग वी कैन राइट अ क्वेरी, पीएलएसक्यूएल जिसमें वी कैन राइट प्रोसीजरल लैंग्वेज, है ना. तो ये आपका बेसिक पैटर्न है. स्टार्ट में हम लोग जो फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम यूज करते थे उसका एक बेटर वर्जन हम लोग लेके आए, तो वो था आपका एसक्यूएल वाला, दैट इज टेबुलर फॉर्मेट वाला. तो एसक्यूएल लैंग्वेज के थ्रू हम लोग टेबल्स बना सकते हैं, टेबल्स अपडेट कर सकते हैं. आई मीन वी कैन अप्लाई अ क्रूड ऑपरेशन विद द हेल्प ऑफ एसक्यूएल, क्रिएट, retrieve, update and delete. So next we have applications of DBMS. अब यहाँ पे ये applications तो दिए हुए हैं, लेकिन certain जो काफ़ी important properties है इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे. So let's say first we have is acid property, ACID, बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोगों को पता होना चाहिए. तो ये एसिड प्रॉपर्टी जो है, ये एसिड प्रॉपर्टी का बेसिकली पर्पस या मतलब क्या रहता है. तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे फर्स्ट होता है अटोमोसिटी. अटोमोसिटी का मतलब क्या रहता है, दिस इंश्योर्स दैट द ट्रांजैक्शन इज ट्रीटेड एज अ सिंगल इंडिविजुअल यूनिट ऑफ वर्क. either all the changes in transaction are applied or not at all, any single changes will be applied. Let's take example, if I make a payment on a Google Pay, तो अब वहां पे क्या होगा, set of queries will be bind together to fulfill one transaction. Let's say कि first query will check the amount which I try to transfer, it should be greater than or equal to my current account balance. So let's say if I try to transfer 5,000 using Google Pay, then my account balance should be at least 5,000 or greater than 5,000. That's first. Second, जिसके अकाउंट में मैं पैसा डाल रहा हूँ उसका अकाउंट डिटेल वेरीफाई होगा, यूपीआई आईडी वेरीफाई होगा. थर्ड, मेरे अकाउंट से उतना पैसा माइनस होगा. फोर्थ, सामने वाले के अकाउंट में उतना पैसा आपका प्लस हो जाएगा, राइट.
सो दैट इज द पॉइंट। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि लेट्स से अटोमोसिटी सेज कि मेरे अकाउंट से पैसा डिडक्ट हुआ, लेकिन सामने वाले के अकाउंट में जाने के पहले देर इज सम फेलियर और देर इज सम टेक्निकल ग्लिच और द रिसीवर्स बैंक सर्वर इज डाउन और इज ओवरबर्डन नॉट अवेलेबल एट दिस पॉइंट, देन जो पैसा मेरे अकाउंट में से रिड्यूस हुआ था वो मेरे अकाउंट में वापस आना चाहिए। इसका मतलब यही है कि जितने भी क्वेरीज है वो सारे सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होंगे और नन विल गेट एग्जीक्यूट। मतलब जितना पहले चेंजेस हुए थे उसको भी अंडू कर दो। मतलब मेरा अकाउंट बैलेंस वेरीफाई हुआ, रिसीवर का यूपीआई आईडी वेरीफाई हुआ, उसके बाद में मेरे अकाउंट से -5000 हो गया, लेकिन सामने वाले के अकाउंट में पैसा नहीं गया। तो अगर सामने वाले के अकाउंट में पैसा नहीं गया तो जितने भी क्वेरीज पहले आपने एग्जीक्यूट किए थे उसका सबका रिजल्ट अंडू कर दो, पहले जैसा स्टेटस था वो स्टेटस पे लेके आओ। दैट इज अटोमोसिटी। कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी बेसिकली क्या बता रहा है? This ensures that the transaction brings the database from one valid state to another. It guarantees that database remains in a consistent state before and after the transaction. Most important. Let's say अगर मैं बुक माई शो यूज़ कर रहा हूँ, अब जब मैं बुक माई शो यूज़ करूँगा मेरे साथ और भी कोई बुक माई शो यूज़ कर रहा है, आई एम ट्राइंग टू बुक अ टिकट, यू ट्राई टू बुक अ टिकट, बट एट सेम पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन मल्टीपल पीपल आर ट्राइंग टू बुक द टिकट, वो टाइम पे अगर मेरा बुकिंग हो गया है सो डेटा शुड बी कंसिस्टेंट एंड उसके बाद जो भी बुकिंग ट्राई करेगा इट शुड बी विजिबल टू देम दैट दिस सीट्स आर नॉट अवेलेबल। सिमिलर वे ऑनलाइन शॉपिंग में भी इफ कस्टमर परचेज एन आइटम और वो सेम प्रोडक्ट इफ यू ऑल्सो ट्राई टू परचेस, लेकिन आपके पहले अगर मैंने परचेस कर लिया है देन इट शुड बी विजिबल दैट ओनली आउट ऑफ 10 अगर स्टॉक्स में अवेलेबल थे तो उसमें से अगर मैंने एक परचेस किया है सो नाउ ओनली 9 रिमेन्स इन अ स्टॉक। वो रियल टाइम में अपडेट होना चाहिए। दो कंसिस्टेंट प्रॉपर्टी इंश्योर्स दैट द क्वांटिटी ऑफ आइटम इन इन्वेंट्री डिक्रीज बाय अप्रोप्रिएट अमाउंट मेंटेनिंग द इंटीग्रिटी ऑफ अ इन्वेंट्री। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? तो अगर मैंने 2 सीट्स अगर बुक कर लिए इमीडिएटली इट शुड बी रिफ्लेक्टेड इन योर डेटाबेस, इन योर फाइनल डेटाबेस ऑल्सो, है ना? अगर वो फाइनली अगर डिफाइन नहीं होता है देन दैट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम। सिंपल, लेट्स से कि ओनली 10 आइटम्स आर रिमेनिंग, ठीक है, 10 items are left in your stock and at same point of time 5 people place some order, मतलब placed 5 items order, तो अभी आपके पास स्टॉक में 5 आइटम शुड बी रिमेनिंग, है ना? तो वो रियल टाइम में अपडेट होना चाहिए। दैट इज द कंसिस्टेंसी। अगर ये रियल टाइम में अपडेट नहीं हो रहा है तो क्या होगा? मेरे पास स्टॉक में सिर्फ 10 प्रोडक्ट है बट आई एम एक्सेप्टिंग ऑर्डर विच इज वे बिगर और वे बेटर, है ना? तो 10 ही प्रोडक्ट मेरे पास स्टॉक में है लेकिन मैं ऑर्डर एक्सेप्ट कर रहा हूँ 15-20 प्रोडक्ट के लिए। तो अभी बाकी के जो प्रोडक्ट है जिसका ऑर्डर प्लेस हो गया वो मैं कहाँ से डिलीवर करूँगा? हेंस अगर मेरे पास स्टॉक में 10 आइटम्स ही है और रियल टाइम में अगर 2, 3, 4 कितने भी अगर ऑर्डर प्लेस हो जाते हैं, सेल हो जाते हैं, तो वो अपडेट करो एंड मोस्ट अपडेटेड ही दिखना चाहिए। नेक्स्ट इज आइसोलेशन। वेरी सिंपल। अब ये सब हम लोग इसके लिए बता रहे हैं बिकॉज एसिड प्रॉपर्टी समथिंग जो आपको हमेशा पता होना चाहिए। आगे भी हम लोग डेटाबेस पढ़ेंगे, जो एडवांस पढ़ेंगे उसमें ये कंसेप्ट आपको याद रहना चाहिए। नहीं याद है उनके लिए मैं वापस बता रहा हूँ। सो आइसोलेशन इंश्योर्स दैट द एग्जीक्यूशन ऑफ वन ट्रांजेक्शन इज आइसोलेटेड फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ अदर ट्रांजेक्शन until it's complete. Transaction appears to be executed in isolation without interference from the other transaction. जैसे if 2 users are trying to transfer the money from their bank account at same time, isolation ensures that the update from one user's transaction are not visible to other user until first transaction is completed. Very simple. Clear है? Isolation, अगर मेरा transaction हो रहा है it should not be visible to second person, है ना? At same point of time उसका transaction should not be visible to me. That's isolation. Then last is durability. Let's say if you update your profile on a social media and the update is confirmed, durability ensures that your information remains updated even if the system crash immediately after the confirmation. Let's imagine one more scenario. If I try to withdraw money from ATM. Now imagine a scenario. Let's say अगर मुझे पता है कि आपके डेटाबेस में ड्यूरेबिलिटी नहीं है, तो अब बहुत सारे ATMs होते हैं ना, वो बहुत सारे ATMs में इफ़ यू रिमेंबर वहाँ पे कोई भी गार्ड नहीं रहता है, सिक्योरिटी गार्ड नहीं रहता है। तो अगर वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड नहीं है, इन सच अ सिनारियो मैं
when I'm trying to when I'm trying to get the money, अब ऐसा समझो कि जैसे ही मैंने मनी विड्रॉ किया ना, उसके साथ में ही मैंने जाके एटीएम का स्विच ऑफ कर दिया, जैसे ही मेरा पैसा बाहर आ रहा है। अगर ड्यूरेबिलिटी नहीं रहेगा तो मुझे पैसा भी मिल गया और मेरे अकाउंट बैलेंस में से उतना पैसा माइनस भी नहीं हुआ, है ना। हेंस यहाँ पे ड्यूरेबिलिटी सेज इफ द मनी और अ ट्रांजेक्शन इज कंप्लीटेड एंड इमीडिएटली उसके बाद अगर सिस्टम क्रैश हुआ है, स्टिल जितना पैसा मेरे अकाउंट से मैंने विड्रॉ किया है उतना विड्रॉवल दिखना चाहिए। सो दैट्स एसिड प्रॉपर्टी। और यहाँ पे इफ यू नोटिस नाउ दिस स्पेसिफिक पार्ट, यहाँ पे आपको ये फाइनल समरी दिया हुआ है। एसिड प्रॉपर्टी इंश्योर्स रिलायबिलिटी इंटीग्रिटी ऑफ अ ट्रांजेक्शन इन डेटाबेस, मेकिंग श्योर दैट in case of a failure the database remains in a valid and consistent state. Very simple. I hope ये समझ में आ गया, है ना। ये आपको पता होना चाहिए, मतलब हर एक एप्लीकेशन हम लोग इतना डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, बाकी सारे बहुत सिंपल है। जहाँ जहाँ पे रिक्वायर है वो हम लोग पढ़ेंगे, बिकॉज वो आपका डायरेक्टली आगे भी अप्लाई होता है। एम आई क्लियर टिल दिस पॉइंट? एनीवन एनी डाउट्स? एम आई क्लियर गाइस? रिप्लाई या अदर्स? Okay, so next is multi-user and concurrent access. What do you mean by this concurrent access? And क्या होता है? सबसे बेस्ट एक एग्जाम्पल बताता हूँ मैं। लेट्स से मैं यहाँ पे बुक माई शो ओपन करता हूँ। ओके, ये मैंने यहाँ पे बुक माई शो ओपन किया। ओके, लिसन वेरी केयरफुली। और इसके साथ में मैं क्रोम ब्राउजर में जाता हूँ एंड क्रोम ब्राउजर के अंदर भी मैं बुक माई शो ओपन करता हूँ यहाँ पे। ठीक है, अब लेट्स से कि मैंने ये जो सैम बहादुर है ये वाला मूवी मैं बुक करने की ट्राई कर रहा हूँ। सेम वे मैं यहाँ पे भी आके सैम बहादुर बुक करने का ट्राई कर रहा हूँ। ध्यान से देखना, जो भी हम लोगों ने पढ़ा रियल टाइम में कैसे अप्लाई हो रहा है। यहाँ पे मैं टिकट बुकिंग पे गया, यहाँ पे भी मैं टिकट बुकिंग पे जा रहा हूँ। दोनों ब्राउजर से मैं साइमल्टेनियस काम कर रहा हूँ। अब यहाँ पे एज यू कैन सी मुझे दोनों साइड पे एक सेम थिएटर डिस्प्ले हो रहा है, बिकॉज मेरा लोकेशन उसने ट्रेस नहीं किया है। तो यहाँ पे भी ये उल्लासनगर वाला कोई तो एक थिएटर विजिबल है। मैं यहाँ पे 8:15 का शो सिलेक्ट कर रहा हूँ। ओके, अब दिखेगा। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, ये उल्लासनगर वाला कोई मल्टीप्लेक्स है, इसमें मैं सीट सिलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे बोला मुझे 2 टिकट चाहिए। सेम वे यहाँ पे भी मैं जाता हूँ, सेम उल्लासनगर वाला 8:15 का आई एम सिलेक्टिंग फॉर 2/6। ठीक है, अब ध्यान से देखना, मैं यहाँ पे आया, मैं अभी फिलहाल क्रोम ब्राउजर में हूँ। क्रोम ब्राउजर से मैंने ये वाले 2 सीट सिलेक्ट कर लिए। ओके, और यहाँ से भी मैं ये 2 सीट सिलेक्ट कर रहा हूँ, सेम सीट्स। ओके, एट सेम पॉइंट ऑफ टाइम। कॉन्करेंट एक्सेस मतलब मल्टीपल पीपल गेट द एक्सेस ऑफ सेम डेटा एट सेम पॉइंट ऑफ टाइम। इसके बाद मैंने पे नाउ पे क्लिक किया क्रोम ब्राउजर से। फर्स्ट मैंने पे नाउ पे क्लिक किया, मतलब मैंने जो एज वाला ब्राउजर वाला यूजर है, मतलब जो सेकेंड यूजर से, उसके पहले मैंने पे नाउ पे क्लिक कर दिया है। मैंने पेमेंट प्रोसीड नहीं किया, ये देखो यहाँ पे मैंने पेमेंट नहीं किया। बट अभी जब मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, ये मुझे बताएगा समथिंग वेंट रॉन्ग। क्लियर है, ये देखो, है ना। अब मैं जब रिफ्रेश करूंगा तो ये जो 2 सीट्स मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया था, वो 2 सीट्स अगर आप देखेंगे, मैंने यहाँ पे किया नहीं है अब तक, लेकिन ये 2 सीट्स जो है ना, ये 2 सीट्स टेम्पररी लॉक हो गए। डेटाबेस का आपने लॉक वाला जो कंसेप्ट पढ़ा रहेगा, सो दिस 2 सीट्स आर टेम्पररी लॉक। तो ऐसा समझो कि अगर कोई एक अच्छा मूवी है, मुझे लगता है कि मैं पहुंचने तक वो सीट बुक हो सकता है, तो मैं पेमेंट नहीं भी कर रहा हूँ ना यहाँ पे, क्योंकि ये एक्स्ट्रा चार्जेस बता रहा है मुझे, ये देखो। तो वो एक्स्ट्रा चार्जेस बचाने के लिए मैं टेम्पररी ऐसे सीट्स 2-4 बार बुक कर सकता हूँ। ये आपका अप्रोक्स 5 मिनट्स का लॉक लग जाता है। 5 मिनट्स तक अगर मैं यहाँ पे ये ट्रांजेक्शन प्रोसीड नहीं करता हूँ, तो फिर ये जो भी सीट्स मेरे ये लॉक हुए हैं, जिसको मैंने अभी तक परचेस नहीं किया है ये सीट्स, तो वो ऑटोमेटिकली अनलॉक हो जाएंगे। एंड जब सेकेंड पर्सन इसको चेक करेगा तो उसको वो अवेलेबल रहेंगे। या फिर अगर मैं ट्रांजेक्शन कैंसिल करता हूँ, लेट्स से यहाँ पे मैंने बैक किया, ठीक है, ये मेरा ट्रांजेक्शन कैंसिल हो गया। नाउ अगेन व्हेन आई ट्राई टू रिफ्रेश दिस, ये 2 सीट्स अभी अवेलेबल हो गए। ये देखो, यहाँ पे मैं आता हूँ, अब आके मैं 2 सीट सिलेक्ट करता हूँ, अब वापस जो 2 ट्रांजेक्शन मैंने कैंसिल किए वो वाले सीट्स यहाँ पे अवेलेबल हो गए। तो बेसिकली यहाँ पे हम लोगों ने जो पढ़ा, मल्टी यूजर एंड कॉन्करेंट एक्सेस,
तो यहाँ पे मल्टीपल यूजर गेट द एक्सेस ऑफ सेम डेटा एट सेम पॉइंट ऑफ टाइम। तो डीबीएमएस जो है ये अलाउ करता है मल्टीपल पीपल को टू मैनिपुलेट और एक्सेस द डेटा एट सेम पॉइंट ऑफ टाइम, लेकिन टू मेंटेन द इंटीग्रिटी, द कंसिस्टेंसी, है ना, जो हम लोगों ने एसिड प्रॉपर्टी पढ़ा था अभी, वो जो एसिड प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ा, इसमें का अगर आप देखेंगे ये जो आपका कंसिस्टेंसी वाला था, जिसके अंदर हम लोगों ने क्या पढ़ा था, अगर यहाँ पे मेरे पास थिएटर में अगर 10 सीट्स है और उसमें से अगर 2 सीट बुक होता है, तो रियल टाइम में सेकंड वाले बंदे को बताओ कि भाई अभी ये वाले सीट अवेलेबल नहीं है, कैसे बता रहा है, जैसे अगर मैंने यहाँ पे ये सेम सीट सिलेक्ट की है, बराबर है, और उसके बाद मैं प्रोसीड कर रहा हूँ, तो अभी जब सेकेंड पर्सन ये सेम सीट्स बुक करने आएगा तो उसको वो क्या बताएगा, समथिंग वेंट रॉन्ग। सिंपल है। तो अगर मैं जाता हूँ, कहाँ गया, यहाँ पे, और अभी अगर मैं वो 2 सेम सीट सिलेक्ट कर रहा हूँ तो मुझे क्या बता रहा है, यहाँ पे वो 2 सीट्स बुक बता रहा है, मैंने परचेस नहीं किया है फिर भी। इसका मतलब ये वाला जो आपका पार्ट है, दिस इज अगर स्टूडेंट्स वेटिंग में है तो प्लीज मुझे सिर्फ इंटरप्ट करके बता दो आप। तो अब ये वाला जो मेरा पार्ट है ना, ये वाला पार्ट आपका जो हम लोगों ने यहाँ पे एप्लीकेशन पढ़ा, दैट इज कॉन्करेंट एक्सेस। ओके, देन मल्टीपल व्यूज रहेंगे। मल्टीपल व्यूज का मतलब है डिफरेंट यूजर्स, जैसे ऐसे समझो कि इफ आई एम इन अ कॉलेज, अब मैं अगर प्रोफेसर हूँ, लाइक इफ आई एम अ विजिटिंग फैकल्टी, तो उसके लिए सिर्फ वो सब्जेक्ट जो पढ़ाता है उसके जो स्टूडेंट्स है उसी का एक्सेस रहेगा। देन इफ आई एम अ एचओडी, तो मेरे लिए एक ब्रॉडर एक्सेस रहेगा। इफ आई एम अ प्रिंसिपल, तो मेरे लिए और ब्रॉडर एक्सेस रहेगा। इफ आई एम अ स्टूडेंट, तो मेरे लिए बहुत रिस्ट्रिक्टेड, सिर्फ मेरा ही डेटा मुझे एक्सेस होगा। इफ आई एम अ ऑफिस स्टाफ, है ना, तो उसके लिए वो बेसिकली अगर एडमिशन का काम कर रहे हैं तो सारे स्टूडेंट्स का डिटेल, सीसीटीवी कैमरा या सिक्योरिटी मेंटेन कर रहे हैं तो उनके लिए और भी बड़ा एक्सेस रहेगा। सो मल्टीपल व्यूज रहते हैं, मल्टीपल व्यूज फॉर अ डिफरेंट यूजर्स। A user who is in the account department has different view of a database than the user working in transport department. So based on the category of user, the level of access what user gets, that differs. Next is security, very simple, most important part, security always required सबसे simple जो security रहता है यूजर नेम पासवर्ड ऑथेंटिकेशन वाला। देन आपका 2 स्टेप वेरिफिकेशन जो गूगल अप्लाई करता है कि इफ आई हैव योर यूजर आईडी पासवर्ड बट इफ आई स्टिल ट्राई टू लॉग इन योर अकाउंट फ्रॉम एनी अननोन मशीन जिसपे से आप कभी अपना अकाउंट एक्सेस नहीं करते हैं, सो आई गेट अ नोटिफिकेशन ऑन माई मोबाइल एंड वंस आई एक्सेप्ट दैट नोटिफिकेशन देन ओनली आई विल बी एबल टू लॉग इन माई अकाउंट। वेरी सिंपल है ना, तो यही है। सो वो होगा। उसके आगे फिर अगर मैं डेटा ट्रांसफर कर रहा हूँ तो वो डेटा का रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस रहेगा, जैसे ये मल्टी व्यू बोला है, तो मल्टीपल व्यूज जो है इसमें हम लोग क्या बता रहे हैं, वी आर रिस्ट्रिक्टिंग एक्सेस ऑफ अ यूजर, ओनली ऑथोराइज यूजर सपोज टू गेट द एक्सेस ऑफ अ सम कॉन्फिडेंशियल और अ सेंसिटिव डेटा, है ना। रेस्ट ऑल विल गेट द डेटा जितना उनको एक्सेस या उनको परमिशन होगा। सो दैट वी कैन डिफाइन विद द हेल्प ऑफ सिक्योरिटी। देन लेट्स से कि इफ वी टॉक अबाउट अ सिंपल कोई भी वेबसाइट पे लॉग इन साइन अप जब हम लोग करते हैं, इफ़ यू नो कि आपका जो पासवर्ड होता है वो कभी भी प्लेन टेक्स्ट में सेव नहीं रहता है। सो व्हेन व्हेन वंस आई साइन अप ऑन एनी वेबसाइट, सो मेरा पासवर्ड जो है ना दैट इमीडिएटली गेट्स कन्वर्टेड एनक्रिप्टेड, ठीक है, दैट पासवर्ड इज बेसिकली एनक्रिप्टेड एंड दैट एनक्रिप्टेड पासवर्ड गोज इन डेटाबेस। एंड नेक्स्ट टाइम व्हेन आई ट्राई टू लॉग इन, तो अभी अगर मैं यहाँ पे एबीसी करता हूँ तो ये एबीसी अगेन विल बी एनक्रिप्टेड लाइक 1237 हैश समथिंग, एंड डेटाबेस में जो मेरा एनक्रिप्टेड पासवर्ड है वो यहाँ पे आएगा, ठीक है, -1237 hash. If both these encrypted password are matching, then only I'll get access to my account. तो ये आपका सिक्योरिटी फीचर रहता है। अलग अलग लेवल पे अलग अलग टाइप के सिक्योरिटी रहता है, OTP ये वो, विच टाइप ऑफ अकाउंट, विच टाइप ऑफ सिस्टम, जैसे अगर बैंकिंग सिस्टम है, फाइनेंशियल सिस्टम है, वहाँ पे सिक्योरिटी लेवल बेटर रहेगा। सोशल मीडिया अकाउंट्स है, वहाँ पे सिक्योरिटी लेवल थोड़ा ओके ओके रहेगा। इफ़ आई हैव अ कॉलेज में अब स्टूडेंट्स के लिए जो मैं डेटा एक्सेस दे रहा हूँ उसके लिए कोई बड़ा सिक्योरिटी की या उतना खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। बट हाँ, एट सेम पॉइंट ऑफ टाइम इफ आई हैव अ एग्जाम पोर्टल तो अगेन उसका सिक्योरिटी काफ़ी हाई रहेगा। Next we have is types of databases. So we have multiple types of database and यहाँ पे अगर आप देखेंगे relational database, जहाँ पे आपको सर्टन नाम दिए हुए हैं, आप पढ़ सकते हो।
अब एज पर आर नीड्स एंड रिक्वायरमेंट हम लोग यूज़ करते हैं। एंड करेंटली अगर आपने देखा रहेगा, इफ़ आई यूज़ रिएक्ट नोड है ना, एक्सप्रेस जेएस, जिसमें हम लोग बहुत सारे वेबसाइट्स बनाते हैं, या पाइथन बेस्ड वेबसाइट्स बनाते हैं करेंटली। तो करंट टेक्नोलॉजी में हम लोग नो एसक्यूएल डेटाबेस, आई मीन मोंगो डीबी का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, अगर आपने नाम सुना रहेगा तो ये है सेंट्रल डेटाबेस रहता है, डिस्ट्रीब्यूटेड, रिलेशनल एंड नो एसक्यूएल डेटाबेस लाइक अ मोंगो डेटाबेस। बाकी सारे हम लोग वन बाय वन पढ़ते हैं। सो क्लाउड, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, हायरार्किकल नेटवर्क, पर्सनल डेटा, जो सर्टन नाम जो है ना वो उसके हिसाब से पर्सनल डेटाबेस एज नेम सजेस्ट। यहाँ पे नेटवर्क रहेगा, नेटवर्क मतलब आपके पास एक हायरार्की रहेगा, एक कंप्लीट डेटाबेस है ना। सेम यहाँ पे भी रहेगा, वन बाय वन विल डिस्कस। चलो, सो मल्टीपल टाइप्स ऑफ आपके डेटाबेसेस रहते हैं। एग्जाम में इफ यू गेट अ क्वेश्चन तो यू हैव टू एटलीस्ट राइट different types of database, 7 to 8 के बारे में you have to give some explanation with example. सो फर्स्ट रहेगा सेंट्रलाइज डेटाबेस। अब यहाँ पे सेंट्रलाइज डेटाबेस का बेसिकली पर्पस क्या रहेगा, इट स्टोर्स दैट डेटा एट अ सेंट्रल लोकेशन। जैसे अगर हम लोग यहाँ पे यूनिवर्सिटी की बात करें, यूनिवर्सिटी क्या करेगा, जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिनको हॉल टिकट इशू होता है, अब जितने भी स्टूडेंट्स को हॉल टिकट इशू हो रहा है, दे आर बेसिकली फिलिंग अप दैट एग्जाम फॉर्म फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजेस, है ना। और वो जो अलग अलग कॉलेजेस से लोग आ रहे हैं, वो सबको एक सेम कहीं पे तो लेवल है जहाँ पे आके उनको ये स्पेसिफिक डेटा अवेलेबल हो रहा है, राइट। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, वी कैन हैव अ सेंट्रल डेटाबेस, या बैंक है, बैंक का भी एक सेंट्रल हेड ऑफिस जो भी रहेगा, एक वहाँ पे आपका एक सेंट्रल डेटाबेस हो सकता है। एंड देन ब्रांच वाइज आप उसको डिवाइड करेंगे। सो बेसिकली वी कैन हैव कॉम्बिनेशन ऑफ दिस डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा। मतलब एक सेंट्रल डेटाबेस है जिसको मैंने क्लाउड पे डाला हुआ है, प्लस वो सेंट्रल डेटाबेस को मैं बाकी लोगों के साथ जो ब्रांचेस है उसके हिसाब से मैं इसको डिवाइड भी कर रहा हूँ, है ना। तो ये भी यहाँ पे आ सकता है। सो वी कैन हैव अ कंप्लीट डेटाबेस विच इज कॉम्बिनेशन ऑफ एनी 2 or 3 और मल्टीपल टाइप्स आउट ऑफ दिस। सो फर्स्ट यहाँ पे अगर आप देखेंगे सेंट्रल डेटाबेस रहेगा। सेंट्रल डेटाबेस में अगर आप देखोगे क्या होता है, डेटाबेस सिस्टम कंफर्ट्स यूजर्स टू एक्सेस स्टोर डेटा फ्रॉम अ वेरिड लोकेशन थ्रू वेरियस एप्लीकेशन, मोबाइल, वेब ऐप, कहीं से भी। जैसे ये यूनिवर्सिटी डेटा है ना, स्टूडेंट विच, तो एक सेंट्रल डेटाबेस के ऊपर एवरी स्टूडेंट का डेटा रहेगा और वहाँ से वी कैन एक्सेस। तो अब यहाँ पे क्या रहता है, डिक्रीज द रिस्क ऑफ डेटा मैनेजमेंट, क्योंकि एक सेंट्रल लोकेशन पे ही सारा मेहनत करना है। डेटा कंसिस्टेंसी मेंटेन रहेगा बिकॉज आपने मल्टीपल लोकेशन पे उसका कॉपी नहीं बनाया, एक ही जगह पे है सारा। इनेबल ऑर्गेनाइजेशन टू एस्टैब्लिश डेटा स्टैंडर्ड, जो पैटर्न, जो एक क्वालिटी आपको चाहिए वो आप मेंटेन कर सकते हैं। और ये लेस कॉस्टली है बिकॉज आपको एक ही जगह से सबको एक्सेस देना है ना। अगर अलग अलग जगह से लोगों को एक्सेस देना रहेगा तो उसके लिए वी हैव टू ऐड मोर एफर्ट्स, उस पर सिक्योरिटी और ऐड करना पड़ेगा। डेटा का आपका स्टैंडर्ड मेंटेन रहे उसके लिए आपको अलग से मेहनत करना पड़ेगा। सो आपके जो मेंटेनेंस काम है या आपके जो डेवलपर है उनका आपका कॉस्टिंग बढ़ जाता है। डिसएडवांटेज क्या है, जैसे जैसे साइज बढ़ते जाएगा कहीं ना कहीं आपका रिस्पॉन्स टाइम स्लो होते जाता है। बहुत बार आपने देखा रहेगा कि हम लोग जब 10th 12th का ग्रेजुएशन का रिजल्ट चेक करने का ट्राई करते हैं, एंड व्हेन मल्टीपल पीपल ट्राई टू गेट एक्सेस द सेम डेटा एट सेम पॉइंट ऑफ टाइम, सर्टन टाइम वो साइट जो है वो बहुत स्लो हो जाता है या फिर डाउन हो जाता है ना। देन सेम पॉइंट ऑफ टाइम जितना बड़ा साइज का डेटा रहेगा उसको अगर आपको अपडेट करना है, मॉडिफाई करना है, तो वो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाता है। एंड इफ सर्वर फेल्स, और अगर यहाँ पे मेरा डेटा, अगर मेरा सर्वर क्रैश हो गया और मेरा अगर बैकअप नहीं है, पूरा डेटा लॉस भी हो सकता है। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा। बहुत सिंपल है, एज नेम सजेस्ट। अब डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा में आपके दो टाइप आते हैं, एक हेट्रोजीनियस रहता है, एक होमोजीनियस रहता है, एक हेट्रोजीनियस रहता है। एज नेम सजेस्ट, होमोजीनियस मतलब सिमिलर पैटर्न, सिमिलर सॉफ्टवेयर। हेट्रोजीनियस मतलब अलग अलग टाइप का डेटा अलग अलग सॉफ्टवेयर में से एक सेंट्रल लोकेशन पे हम लोग लाने का ट्राई कर रहे हैं। तो इन अ डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग डिफरेंट डेटाबेस सिस्टम, ठीक है, एंड आर कनेक्टेड वाया कम्युनिकेशन लिंक हेल्पिंग एंड यूजर्स टू एक्सेस डेटा इजीली। ओरेकल, अपाचे, है ना, एजबेस, इग्नाइट, ये सब आपको हेल्प करते हैं उसमें। अपाचे कैसेंड्रा आता है, अपाचे आपका सर्वर है बेसिकली, है ना।
So distributed database can be further classified in two types, heterogeneous, homogeneous. Heterogeneous में क्या रहेगा? Heterogeneous executes the same operating system using the same application process carrying out same hardware devices. मतलब एक common system हम लोगों ने बनाया हुआ है जहाँ पे भी हम लोग database access करेंगे. Heterogeneous मतलब ऐसा समझो कि मेरा बैंक है, अब बैंक का एक ऑफिस मुंबई, एक ऑफिस दिल्ली, चेन्नई, बैंगलोर, अलग अलग जगह पे है, और अलग अलग जगह के जो ऑफिस है वो अपने हिसाब से अपना खुद का, कोई विंडोज़ 11 यूज़ कर रहा है, कोई विंडोज़ 10 यूज़ कर रहा है, कोई मैक यूज़ कर रहा है, कोई लिनक्स यूज़ कर रहा है, एंड कहीं पे माई एसक्यूएल पे उन्होंने अपना डेटाबेस सेटअप किया हुआ है, किसी ने ओरेकल पे सेटअप किया हुआ है, और उसको आप एक सेंट्रलाइज लेवल पे लेके आ रहे हो या डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो. तो जब आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो वो टाइम पे उनके पास जो ओएस है, उनके पास जो डीबीएमएस सॉफ्टवेयर है, उसके हिसाब से डेटा में सर्टन ईटीएल प्रोसेस अप्लाई करना पड़ता है, एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्म एंड लोड वाला प्रोसेस. आपने डेटा वेयरहाउस में अगर पढ़ा रहेगा तो मेरे पास जो जब मैं डेटा जिसको दे रहा हूँ उसके हिसाब से वो स्पेसिफिक फॉर्मेट में एक्सट्रैक्ट आपको करना है, या जब आप लोड करोगे तो उसके स्पेसिफिक सूटेबल फॉर्मेट में आपको लोड करना है. एडवांटेज क्या रहेंगे? यहाँ पे मॉड्यूल डेवलपमेंट हो सकता है, एंड सर्वर फेलियर जो है वो कंप्लीट सिस्टम को डाउन नहीं कर सकता. आपके पास अलग अलग लोकेशन पे डेटा अभी भी अवेलेबल रहेगा, ब्रांच स्पेसिफिक. रिलेशनल डेटाबेस हम लोग को सबको पता है, और यहाँ पे हम लोग कॉर्ड्स 12 रूल पढ़ते हैं. कॉर्ड्स 12 रूल आपको ये याद रखना है, जाके गूगल से एक बार पढ़ लेना. ये बेसिकली ऐसे समझ लो कि ये आपका एक फॉरवर्ड पॉइंट है. आपको ये स्पेसिफिक चैप्टर में से अगर कुछ स्पेसिफिक पॉइंट अगर मार्क डाउन करना है, सो ये कॉर्ड्स 12 रूल के जो पॉइंट्स है वो आप डायरेक्टली लिख सकते हो, नोट डाउन कर सकते हो. सो इसके लिए अगर आप देखेंगे ईएफ कॉर्ड जो है उसने ये रिलेशनल डेटाबेस का कंसेप्ट लेके आया था, और उसने बताया था कि आपको क्या क्या बेसिक पैटर्न, एंड उसी के बेस के ऊपर हम लोग डुप्लीकेशन डेटाबेस में कम होना चाहिए, आपका डेटाबेस नॉर्मलाइज होना चाहिए, या फिर एसिड प्रॉपर्टी जो अभी हम लोगों ने पढ़ा, ये सारे चीज़ें जो आते हैं ये कॉर्ड्स के इन्वेंटेड रूल्स में से आते हैं. तो इन जनरल आप कॉर्ड्स के 12 रूल याद रख सकते हो. कॉर्ड्स 12 रूल बोलते हैं. आप गूगल करोगे आपको वो डायरेक्ट कीवर्ड्स मिल जाएंगे, वो बोल्ड पॉइंट्स याद रखो, एग्जाम में आप उसको अब खुद से एलोबरेट कर सकते हो, काफ़ी सिंपल है. नेक्स्ट यहाँ पे अगर आप देखोगे जो हम लोगों के पास रिलेशनल डेटाबेस है, इसके अंदर 4 चीज़ें आता है. ऑटोमोसिटी, कंसिस्टेंसी अभी हम लोगों ने पढ़ लिया, ये अभी मैं वापस नहीं पढ़ा रहा हूँ. उसके बाद में नो एसक्यूएल आता है, ठीक है. सो नो एसक्यूएल में क्या रहेगा? नो एसक्यूएल इज यूज फॉर स्टोरिंग अ वाइड रेंज ऑफ डेटा सेट इन डिफरेंट वेज. जैसे मोंगोडीबी आपका एक सॉफ्टवेयर है जो आपको नो एसक्यूएल पैटर्न इंप्लीमेंट करने में हेल्प करता है, और यहाँ पे हम लोग की वैल्यू पेयर में डेटा सेव करता है. की वैल्यू मतलब आपने पाइथन में, अगर पाइथन में आपने डिक्शनरी पढ़ा रहेगा तो वहाँ पे हम लोग कैसे करते हैं, हम लोग यहाँ पे पाइथन में लेट्स से कि अगर मुझे स्टूडेंट्स के डिटेल सेव करना है तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ, स्टूडेंट रोल नंबर ये मेरा की रहेगा, एंड रोल नंबर 01 ये मेरा वैल्यू हो गया, ये की है ये वैल्यू है. देन नेम, इसके आगे मैं यहाँ पे उसका वैल्यू डाल सकता हूँ, लेट्स से राज. देन डिवीजन, आई कैन पुट अ वैल्यू हियर, लेट्स से MCA. देन सेम वे यहाँ पे मैं की डालूंगा, यहाँ पे वैल्यू डालूंगा. तो ये की वैल्यू पेयर में आपका डेटा सेव होता है. अगर मैं आपको एग्जाम्पल बताऊं, लेट्स से कि अगर हम लोग यूडेमी पे जाते हैं, यूडेमी का कोई भी एक हम लोग कोर्स देखते हैं, ये देखो. तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, मैं अगर मेरे पास मल्टीपल कोर्सेज है, और वो मल्टीपल कोर्सेज में यहाँ पे अगर आपके पास कोई एजुकेटर्स है, यहाँ पे ये देखो, जैसे वी हैव सम एजुकेटर्स वी आर विच आर लिंक्ड विद सम कोर्सेज, तो वो आपका की वैल्यू पेयर हो गया. क्लियर है? तो यहाँ पे अगर मैं बोल रहा हूँ कि वी हैव दिस XYZ फैकल्टी हु इज बेसिकली गोइंग टू कंडक्ट दिस स्पेसिफिक कोर्स, फिर वो कोर्स के अंदर वो कोर्स के रिलेटेड जो डिटेल रहेगा तो वो की वैल्यू पेयर में आप ऐड कर सकते हो. तो यहाँ पे ये आपका मोंगोडीबी टाइप वाला पैटर्न यहाँ पे अप्लाई हो सकता है, दैट इज नो एसक्यूएल. तो यहाँ पे टेबुलर फॉर्मेट में नहीं आता है आपका, की वैल्यू पेयर में स्टोरेज हो सकता है ना, ग्राफ डेटाबेस बन सकता है, वाइड कॉलम स्टोर हो सकता है, या डॉक्यूमेंट ओरिएंटेड डेटाबेस हो सकता है. अब ये सब क्या रहता है, वन बाय वन समझते हैं. अगर मैं डॉक्यूमेंट ओरिएंटेड डेटाबेस बोलूँ, सो ये डॉक्यूमेंट ओरिएंटेड क्या रहता है? डॉक्यूमेंट ओरिएंटेड जहाँ पे स्टोर्स एंड ऑर्गेनाइज डेटा इन वे दैट रिसेंबल्स डॉक्यूमेंट, टिपिकली यूजिंग आपका जावास्क्रिप्ट वाला फाइल हो सकता है, बाइनरी टाइप के फाइल हो सकते हैं. ठीक है, जावास्क्रिप्ट वाला फाइल, इफ यू रिमेंबर, यहाँ पे आपने कुछ डेटा शेयर करना है ना, तो बाइनरी जेसन हो सकता है या फिर नॉर्मल जेसन हो सकता है.
अब यहाँ पे इन सिंपल जैसे अगर बाइनरी जेसन फॉर एग्जांपल इमेजेस या कुछ जब भेजना है वो टाइम पे यूज हो सकता है. सो डिजिटल फिलिंग एक कैबिनेट रहेगा वेर ईच डॉक्यूमेंट होल्ड इन्फो इन अ फ्लेक्सिबल इजी टू रीड फॉर्मेट. जैसे आपके पास एक डॉक्यूमेंट हो सकता है इंस्टेड ऑफ रो एंड कॉलम, जैसा आपका एसक्यूएल वाला डेटाबेस है, ठीक है. यहाँ पे क्या रहेगा, आपका जो भी इंफॉर्मेशन है इट्स स्टोर्ड इन अ डॉक्यूमेंट फॉर्मेट. देन ईच डॉक्यूमेंट इज लाइक डिजिटल पेपर दैट कैन होल्ड वेरियस टाइप्स ऑफ इन्फो. इसके अलग अलग फॉर्मेट हो सकते हैं, जैसे हम लोगों ने पढ़ा एक जेसन हो सकता है दैट इज जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, एंड बाइनरी जेसन हो सकता है. एंड दिस ऑब्जेक्ट्स कैन इजीली हैंडल डिफरेंट डेटा, लाइक आपका कोई एक डेटा आपका टेक्सचुअल फॉर्मेट में है, नंबर्स है, लिस्ट है, और नेस्टेड स्ट्रक्चर है, वो भी यहाँ पे हो सकता है. फ्लेक्सिबल यहाँ पे जो स्कीमा होगा, स्कीमा का मतलब रहता है आपका डेटाबेस का जो डिजाइन होगा. फॉर एग्जांपल मेरे पास यूनिवर्सिटी के अंदर अगर स्टूडेंट स्कीमा है तो मेरे पास स्टूडेंट रिलेटेड जो मैंने डेटा है वो मैं कैसे ऐड कर रहा हूँ, उसका जो मेरा डेटाबेस डिजाइन है या ब्लूप्रिंट है उसका, वो मेरा स्कीमा होगा. तो इन अ ट्रेडिशनल डेटाबेस दैट रिक्वायर्स अ फिक्स स्कीमा, है ना. मतलब अगर मैं स्टूडेंट के लिए, स्टूडेंट का डेटा सेव करने के लिए जो पैटर्न, जो डेटाबेस डिजाइन यूज करूंगा, वो ही डेटाबेस डिजाइन में प्रोफेसर का डेटा स्टोर करने के लिए यूज करूंगा, है ना. तो वी हैव अ फिक्स स्कीमा और डेटाबेस डिजाइन विच वी कॉल अ ब्लूप्रिंट. दैट इज अ स्ट्रक्चर ऑफ डेटा, कैसा स्टोर होगा, है ना. लेकिन इन डॉक्यूमेंट ओरिएंटेड वी हैव अ फ्लेक्सिबिलिटी, मैं मल्टीपल टाइप का डेटा अलग अलग पैटर्न में सेव कर सकता हूँ. जैसे अगर मेरे पास यूट्यूब है तो यूट्यूब पे अब मैं वहाँ पे कोई एक नॉर्मल यूजर्स है जिन्होंने साइन अप किया है, तो उनका प्रोफाइल इंफॉर्मेशन अलग सेव हो सकता है, वो कौन से वीडियोस देख रहे हैं वो. एंड देन अगर किसी का अपना खुद का यूट्यूब चैनल है तो व्हाट वीडियोस दे आर अपलोडिंग, उसके लिए एक अलग स्ट्रक्चर फॉलो हो सकता है. सो यू कैन चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ अ डॉक्यूमेंट विदाउट अफेक्टिंग द अदर. एग्जाम्पल यहाँ पे आपको दिया हुआ है MongoDB, है ना, जहाँ पे डॉक्यूमेंट ओरिएंटेड स्ट्रक्चर आपका फॉलो हो सकता है. एंड सेम वे ये सारे स्ट्रक्चर को बनाने के लिए हम लोग यूज केसेस बनाते हैं. यूज केसेस मतलब डिजाइंस जिसके थ्रू मुझे पता चलेगा कि मेरा डेटा कैसे मैं सेव कर सकता हूँ, जो आपको सिनारियो स्पेसिफिक, आपके रिक्वायरमेंट स्पेसिफिक एक डिजाइन बनाने में, एक एग्जाम्पल प्रिपेयर करने में हेल्प कर सकता है. ठीक है. तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे आपका जो नो एसक्यूएल होता है, वो नो एसक्यूएल के अंदर बेसिकली आपके मेन जो रहते हैं वो चार टाइप के रहते हैं. एक ये की वैल्यू पेयर जो मैंने बताया, जैसे आपके पाइथन में डिक्शनरी टाइप रहता है, कॉलम फैमिली रहता है, डॉक्यूमेंट वे रहता है, और ग्राफ फॉर्मेट रहता है. अब हम लोग ये वाला जो लिंक है यहाँ से इसको हम लोग डिटेल में समझेंगे. तो इफ वी जस्ट क्लिक हियर, अब यहाँ पे आपको क्या दिया है ध्यान से देखना. तो अब यहाँ पे एज यू कैन सी इट इज गिवन लाइक डेटाबेस इज अ कलेक्शन, ये हो गया आपका, ये चार टाइप रहता है. अब डॉक्यूमेंट ओरिएंटेड, यहाँ पे अगर आप देखेंगे डॉक्यूमेंट ओरिएंटेड क्या दिया है, डॉक्यूमेंट बेस्ड डेटा इज अ नॉन रिलेशनल डेटा, इंस्टेड ऑफ स्टोरिंग इन अ रो एंड कॉलम, डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में हम लोग सेव कर सकते हैं. आपका जेसन या बिसन हो सकता है, बाइनरी जेसन हो सकता है, या एक्सएमएल हो सकता है. उसके आगे इसका क्या एडवांटेज है वो मैंने बताया. की वैल्यू स्टोर से क्या होगा, की वैल्यू पेयर में जब हम लोग डेटाबेस सेव करते हैं दैट इज नो एसक्यूएल फॉर्मेट में, तो उससे क्या होगा, आपका सिंप्लिसिटी बनेगा, स्केलेबिलिटी एंड स्पीड बेटर बन जाएगा, क्योंकि आपने डायरेक्टली ये की डाला है, ये वाला पैटर्न है. जैसे अगर मैं कोई एक मूक प्लेटफॉर्म पे, ऑनलाइन कोर्सेज वाले प्लेटफॉर्म पे जाके अगर मुझे कोई कोर्स सर्च करना है, तो मैं वो कोर्स देखूंगा तो उस वो की है उसके स्पेसिफिक कौन वो कोर्स रन करने वाला है या कौन प्रोवाइड करने वाला है, उसका प्रॉपर डिटेल मुझे दिया हुआ है. तो ये हो गया. देन कॉलम ओरिएंटेड जो रहेगा डेटाबेस, इसमें क्या आपको दिया है, दिस इज ऑल्सो नॉन रिलेशनल दैट स्टोर्स द डेटा इन कॉलम इंस्टेड ऑफ रोज. दैट मीन्स व्हेन वी वांट टू रन एनालिटिक्स ऑन अ स्मॉल नंबर ऑफ कॉलम्स, एनालिटिक्स मतलब डेटा माइनिंग की बात कर रहे हैं या वेब एनालिटिक्स की बात कर रहे हैं. सो यू कैन रीड द कॉलम डायरेक्टली विदाउट कंज्यूमिंग मेमोरी विथ अनवांटेड डेटा. तो मैं डायरेक्टली एक एक कॉलम देख सकता हूँ, क्योंकि अगर मुझे स्टूडेंट डेटा, स्टूडेंट बेसिक इन्फॉर्मेशन या स्टूडेंट एडमिशन वाला जो डेटाबेस है, डू वी हैव उसमें स्टूडेंट का रोल नंबर, ईमेल आईडी या जो भी स्पेसिफिक चाहिए मुझे, तो यहाँ पे क्या रहेगा, कॉलम डेटाबेस आर डिजाइन टू रीड डेटा मोर एफिशिएंटली एंड रिट्रीव एट अ ग्रेटर स्पीड. तो आपका जो रिस्पॉन्स टाइम है वो फास्ट हो गया, रिस्पॉन्स टाइम फास्ट हो गया तो आपका सिस्टम और बेटर हो गया. दैट्स इट, है ना. तो यहाँ पे आपका जो बहुत बड़ा सा डेटाबेस रहता है, जो नॉर्मल
हम लोग जब नॉर्मल डेटाबेस फॉलो करते हैं लाइक एसक्यूएल वाला, तो उसमें हम लोगों को फिर करंट डेटा और हिस्टोरिकल डेटा को सेग्रीगेट करना पड़ता है, सो दैट करंट डेटा पे ही जब हम लोग क्वेरी फायर करें तो वो रिस्पॉन्स फास्ट दें। यहाँ पे आपके पास लार्ज अमाउंट का डेटा अगर है तो वहाँ पे आप उसके ऊपर भी बेटर वे में काम कर सकते हैं कंपेयर टू द एसक्यूएल। कंप्रेशन अप्लाई हो सकता है एंड ये बेटर रिस्पॉन्सिव है। ग्राफ बेस्ड, ग्राफ का मतलब हम लोगों ने ऊपर ऑलरेडी देखा, दिस इज द काइंड ऑफ अ ग्राफ जहाँ पे मुझे पता है कि कौन सा डेटा किसके साथ लिंक्ड है, किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो जब अगर मैं ये ग्राफ बेस्ड पैटर्न अगर फॉलो करूंगा तो मेरे लिए चीजें और बेटर हो जाएंगे, है ना। सो दिस सिंपली स्पेसिफाइज कि ओके, इफ आई एम एट अ पोजिशन कि मैं यहाँ पे इंडिया का एक हेड ऑफिस में हूँ, मुंबई में हूँ, तो हम लोग अगर एक कोई प्रोजेक्ट में इंडिया में अगर उनका सिर्फ मुंबई में अगर उनका डेवलपर टीम है, तो डेवलपर टीम कौन सा डेटा किसके साथ कोऑर्डिनेशन में एक्सेस कर सकता है, वी कैन डिफाइन दिस ग्राफ वेरी सिंपल वे, है ना। तो यहाँ पे आपका ग्राफ बेस्ड डेटाबेस हो गया। कहाँ गया, एक सेकेंड, हाँ। सो इन अ ग्राफ डेटाबेस इट इज इजी टू आइडेंटिफाई रिलेशन बिटवीन द डेटा, जहाँ पे आपको लिंक दिया रहेगा कि ओके ये वाला डेटा इसके साथ लिंक्ड है, आप अगर यहाँ पे हो तो ये वाला इस पे डिपेंड कर रहा है, या आपको ये वाला डेटा एक्सेस करना है, और वो आपका क्वेरी आउटपुट रियल टाइम में आपको मिल सकता है। स्पीड जो है, आप अभी कितना बड़ा ग्राफ और कितना कॉम्प्लेक्स ग्राफ बना रहे हैं उसके बेस के ऊपर आपका स्पीड चेंज होता है। जैसे हम लोग डेटा स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, तो डेटा स्ट्रक्चर में जो हम लोग ग्राफ बताने का ट्राई कर रहे हैं ना, तो वो पैटर्न यहाँ पे अप्लाई हो सकता है। तो दैट्स इट, ये आपका बेसिक पैटर्न था, जो चार टाइप हम लोगों को यहाँ पे पढ़ने थे, ये जो हम लोगों ने पढ़ लिया। इसके आगे एक लास्ट वाला जो उसमें हम लोगों को बताया था, दैट इज कॉलम बेस्ड डेटाबेस। सो वो हम लोग जरा यहाँ से पढ़ेंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे वाइड कॉलम डेटाबेस, ये होता क्या है बेसिकली, तो एडवांटेज डिसएडवांटेज एवरीथिंग इज गिवन। सो वाइड कॉलम डेटाबेस, वाइड कॉलम डेटाबेस ये आपके पास कॉलम फैमिली रहता है, ये आपका नो एसक्यूएल टाइप का है। इट स्टोर्स डेटा इन अ कॉलम फैमिली फॉर्मेट and it collection of rows column, simple है, where each row has a unique key and each column has name value and time stamp। most important time stamp रहेगा। अगर मैं WhatsApp यूज कर रहा हूँ और मैं अगर आपको if you stays in US एंड जब मैं अगर इंडिया से आपको अगर मैसेज करता हूँ तो इंडियन टाइम स्टैम्प के हिसाब से आई विल गेट अ रियल टाइम इन्फो कि आपका लास्ट सीन कौन सा था। एंड व्हेन यू लुक एट इन योर व्हाट्सएप फ्रॉम द डिफरेंट टाइम स्टैम्प और अ टाइम जोन, तो वो टाइम पे आपको वो स्पेसिफिक वे में बताएगा। सो दिस ऑर्गेनाइज डेटा इन अ वे दैट अलाउज फॉर मोर एफिशिएंट स्टोरेज एंड अ फास्टर क्वेरी रिस्पॉन्स। Here we have some more points are given। Now यहाँ से अगर आप देखेंगे, वाइड कॉलम डेटाबेस आर सूटेड फॉर डेटा वेयरहाउसिंग। डेटा वेयरहाउस मतलब गोडाउन और कलेक्शन ऑफ डेटाबेसेस, एंड उसके ऊपर हम लोग जब डेटा माइनिंग अप्लाई करते हैं टू टेक द बेटर बिजनेस डिसीजन। इफ आई वांट टू एक्सपैंड माय डेटा, तो वो टाइम पे बिजनेस इंटेलिजेंस काइंड ऑफ एल्गोरिदम्स जो हम लोग अप्लाई करेंगे उसके लिए भी अप्लाई होता है। या फिर आई कैन से बिजनेस एनालिटिक्स फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से कि अगर इफ आई टॉक अबाउट स्विगी और जोमेटो, तो अगर स्विगी एंड जोमेटो है, हाउ दे आर गोइंग टू हेल्प, लेट्स इमेजिन। तो बिजनेस इंटेलिजेंस जो है, वहाँ पे आपके पास जो एक बहुत बड़े अमाउंट का डेटा है लेट्स से, तो अब ये बड़े अमाउंट का डेटा जो है ये यूज करके जोमेटो या स्विगी जो है इट कैन हेल्प दी होटल्स टू डिसाइड कि कौन सा वाला डेटाबेस जो है। अच्छा, व्हाट यू आर सेइंग गोविंद, आई डिडंट गेट यू, कुछ डाउट है क्या? ओके, सो नाउ लेट्स से कि इफ वी टॉक अबाउट if we talk about Swiggy or Zomato, so what they do basically, they are using a pattern, they have their data and they have that data in such a formatted way कि अगर किसी को एक न्यू होटल अगर ओपन करना है, सो दिस इज नॉट लाइक बाइंग और परचेसिंग अ रेसिडेंशियल अपार्टमेंट। मतलब मैं अगर मुझे कहीं पे अगर रहना है तो इन मुंबई आई विल गो एंड फाइंड इट आउट कि कहाँ पे मुझे बेस्ट प्लेस पे विद इन माई बजट मिल रहा है। बट इफ आई टॉक अबाउट बिजनेस, तो बिजनेस में चेकिंग फॉर अ बजट से बेटर है कि कौन सा प्लेस बेस्ट रहेगा जहाँ पे मेरा न्यू बिजनेस बेटर चल सकता है, जहाँ पे
कौन से प्रोडक्ट या कौन से टाइप के फूड का ज़्यादा डिमांड है, हाउ वी कम टू नो। सो लेट्स से कि अगर स्विगी या जोमेटो है तो वहाँ पे हम लोगों को पता है कि ओके दिस आर द होटल्स जिनके पास वीकेंड्स पे कंप्लीट वीक में ऑर्डर्स आते रहते हैं। तो कौन से ऐसे प्लेसेस है जहाँ पे ज़्यादा ऑर्डर्स मिल रहे हैं उनको या ज़्यादा डिमांड है, लेट्स से फॉर अ वेज फूड, पंजाबी फूड, नॉन वेज फूड, चाइनीज फूड, इटालियन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो दे कैन सेग्रीगेट दिस डेटा एंड जो बिजनेसेस है, जो नए रेस्टोरेंट्स है, पब है, उनको कौन से प्लेसेस पे डिमांड ज़्यादा है। लेट्स से कि इफ़ आई से कि कोई एक स्टेशन वाला एरिया है, अंधेरी, बांद्रा, बोरेवली, कोई भी, एंड देयर डिमांड इज हाई, ठीक है, बट द रेस्टोरेंट्स दे आर नॉट एक्सेप्टिंग द ऑर्डर्स ड्यूरिंग द वीकेंड्स बिकॉज उनके यहाँ पे ही पब्लिक बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो वो लोग ऑर्डर लेना ही स्टॉप कर देते हैं। सो दैट मीन्स वहाँ पे ऑर्डर बहुत ज़्यादा आ रहे हैं वो होटल में, लेकिन वो फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर कोई न्यू रेस्टोरेंट है ना, तो मैं बता सकता हूँ ना कि भाई ये प्लेस है जहाँ पे हम लोगों को वीकेंड्स पे बहुत ज़्यादा ऑर्डर आते हैं, बट वो होटल्स, करंट एग्जिस्टिंग होटल्स, वो ऑर्डर को फुलफिल नहीं कर पा रहे, और उनका जो होटल्स करेंटली बिजनेस में कंपटीशन में है, उनका मेन्यू पे फूड प्राइसेस क्या है, तो आपको क्या लेवल के और कौन से टाइप के कस्टमर्स आपको मिल सकते हैं, ये सारे हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। सो यहाँ पे इफ़ यू नोटिस कॉलम बेस्ड डेटाबेस, जहाँ पे हम लोग डेटा वेयरहाउस कर सकते हैं। डेटा वेयरहाउसिंग मतलब बहुत सारा डेटा अलग अलग लोकेशन, अलग अलग एरिया का आप एक लोकेशन पे सेव करोगे। सो स्विगी या जोमेटो भी ऐसे सेग्रीगेशन कर सकते हैं, एंड देन वो सेम डेटा को कोई नया बिजनेस, एक किसी को अगर नया होटल बनाना है, तो वो टाइम पे ये लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा नीड टू बी एनालाइज एंड एग्रीगेटेड, है ना। एंड उसको अगर आप देखोगे यहाँ पे वही दिया ना, इट इज यूज फॉर अ एनालिटिकल क्वेरीज, एंड वो एनालिटिक्स जो अप्लाई होगा वो एक एल्गोरिदम के थ्रू अप्लाई होगा, जिसको आप बहुत जनरल टर्म में डेटा माइनिंग बोलते हैं। मतलब मैं एक जो कॉम्प्लेक्स एक क्वेरी या प्रोग्राम लिखूंगा जिसके थ्रू मुझे ये फाइनल आउटपुट मिल सकता है, दैट्स इट। सो यहाँ पे आपको ये जो डेटाबेस है, ये अपाचे कैसेंड्रा या अपाचे एज बेस दिया हुआ है। वाइड कॉलम बेस्ड डेटाबेस का यहाँ पे आपको एग्जाम्पल भी मिलेगा, एक एग्जाम्पल भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, कैसेंड्रा इज ओपन सोर्स डिस्ट्रीब्यूटेड नो एसक्यूएल टू स्टोर द डेटा। यहाँ पे वो कैसे वो स्टोर करेगा वो बता रहा है। जैसे यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल कंसिडर अ फैमिली कॉल्ड यूजर्स that stores info about users. The row in the users column family could represent individual users and columns could represent different attributes of the users, है ना। तो मेरे पास एक यूजर नाम का टेबल है और उसके अंदर मल्टीपल कॉलम्स है, one with the name, age, location. Data for each attribute would be stored together in the same column, allowing for efficient data retrieval and compression. That's it. So यहाँ पे ये दिया हुआ है, यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल दिया हुआ है हाउ वी कैन क्रिएट अ टेबल। सो दिस इज नॉट अ बिग डील, ऐसा कुछ बहुत यूनिक नहीं है। नॉर्मल जैसे आप डेटाबेस एसक्यूएल के अंदर क्वेरी लिखते हैं टेबल क्रिएशन का, वैसे ही यहाँ पे अगर आप देखोगे बनाया हुआ है। सो इन दिस एग्जाम्पल द टेबल इज क्रिएटेड एंड इट हैज अ प्राइमरी की। प्राइमरी की कौन सा है, यहाँ पे प्राइमरी की आपका यूजर नेम जो आपका प्राइमरी की है, राइट। एंड इट इज ऑल्सो अ कॉलम फॉर द यूजर्स फर्स्ट एंड लास्ट नेम, ईमेल आईडी, एंड एट सेम पॉइंट ऑफ टाइम यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना, दिस स्टोर्स द टाइम स्टैम्प, दिस इज इंपॉर्टेंट, है ना। देन एड्रेस मैप आएगा यहाँ पे देखो, देन फोन नंबर सेट होगा, ये सर्टन कुछ चीज है। सो फोन नंबर स्टोर्ड एज अ सेट एंड टाइम स्टैम्प फॉर विच द यूजर वॉज क्रिएटेड एंड लास्ट अपडेटेड कभी है, वो सब आएगा। सो ऐसा कुछ आपका डेटा सेव हो सकता है। सो एड्रेस के अंदर हम लोग ऐसे वे में डाल सकते हैं, फोन नंबर्स आप ऐसे डाल सकते हो, क्रिएटेड कभी किया था, कभी अपडेट हुआ था, वो रियल टाइम में आपका डेटा यहाँ पे अपडेट हो सकता है। तो दिस इज समथिंग इट लुक्स लाइक। So this wide column database uses the wide column database use cases में क्या रहेगा, wide column database are well suited for a certain type, जैसे data warehousing में। अब data warehousing का type होता है, data warehousing में हम लोग data को दो type में divide करते हैं by the way, ठीक है। So in data warehouse I can divide my data in two types, one is historical data and one is current data। जो हिस्टोरिकल डेटा है इसके ऊपर ओलैप अप्लाई होता है एंड करंट डेटा के ऊपर OLTP अप्लाई होता है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, आपको वही दिया हुआ है, ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग। तो एनालिसिस किस पे अप्लाई होता है, वेरी सिंपल। एनालाइज अगर आपको करना है तो जो हिस्टोरिकल डेटा उसको हम लोग एनालाइज करेंगे ना, एज आई सेड कि अगर स्विगी या जोमेटो वांट्स टू हेल्प रेस्टोरेंट्स कि कहाँ पे आप नया बिजनेस सक्सेसफुली सेटअप कर सकते हैं, जहाँ पे आपका बिजनेस सक्सेसफुली और बेटर हो सकता है, तो वो प्लेसेस आपके कौन से रहेंगे। उसके लिए वो लोग अपना यूजर्स का कहाँ से ज़्यादा ऑर्डर या डिमांड आ रहा है वो हिस्टोरिकल डेटा को एनालाइज करेंगे ना।
एंड एट सेम पॉइंट ऑफ टाइम रियल टाइम एनालिटिक्स हो सकते हैं। जैसे गूगल मैप है, तो अगर मैं ये टाइम पे, या फिर ओला या उबर है, तो मैं कौन से टाइम पे राइड बुक कर रहा हूँ, वो टाइम पे मैं कौन से डिस्टेंस तक जा रहा हूँ, वहां पे जाने के लिए रश आवर्स है, पिक आवर्स है, और कितना टाइम लगेगा, है ना, और डिमांड कितना ज्यादा या कम है, उसके हिसाब से आपका राइड प्राइस जो है वो डिफाइन होता है एंड टाइम बताएगा। देन बिग डेटा एनालिटिक्स आपको एफिशिएंट रिट्रीवल, स्टोरेज और टारगेट ऑडियंस ढूंढने में ये हेल्प कर सकता है। क्लाउड एनालिटिक्स हो सकता है, सो जहाँ पे अगर आप देखेंगे लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा आप अपने फिजिकल सर्वर से बेटर क्लाउड पे डाल दोगे, जहाँ से वो इजीली एप्लीकेबल हो जाएगा। तो ये जो भी काम है वो सेम एनालिटिक्स आप अप्लाई करेंगे, लेकिन आप अपना फिजिकल सर्वर छोड़ के डायरेक्टली क्लाउड पे डेटा डाल रहे हो, बाकी काम सिमिलर वे में हो रहा है। IoT वी ऑल नो, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, 5G आने के बाद में डिवाइस टू डिवाइस कम्युनिकेशन आपका बढ़ सकता है। तो वो टाइम पे अगर मैं बोल रहा हूँ कि मैं एलेक्सा जैसा डिवाइस यूज़ कर रहा हूँ, मेरा फ़ोन मेरा एलेक्सा से कनेक्ट हो रहा है, मेरे कार से मेरा अगर डिवाइस कनेक्ट हो रहा है, तो वो टाइम पे आपका डेटाबेस या आपका इंफॉर्मेशन, आपका हिस्ट्री प्रोसेस और सेव करने के लिए ऐसा कुछ सिस्टम हम लोग यूज़ कर सकते हैं, है ना। एंड दूसरा थ्रूपुट। थ्रूपुट मतलब बेस्ट, लेट्स इमेजिन कि अगर मैंने एक कार है जिसके अंदर मेरे पास डायरेक्टली गूगल मैप अवेलेबल है, मेरे पास एक आज का स्कूटी है जिसके अंदर स्मार्ट स्क्रीन दिया हुआ है, और उसके अंदर अगर मेरे पास स्मार्ट स्क्रीन पे मैंने गूगल मैप ओपन किया, अब वो गूगल मैप अगर लेट चलता है ना, अगर वो लेट चलता है, जैसे अगर उसमें डिले होगा, 2 सेकेंड का डिले भी हम लोग वहाँ पे कंसिडर नहीं कर सकते। इमेजिन आप हाईवे पे जा रहे हो, फुल स्पीड में हो, एक राइड गया और इमीडिएटली आपने वो राइड स्ट्रेट चले गए, क्रॉस किया, और उसके बाद गूगल मैप बता रहा है कि भाई यहाँ से राइट लेना था, है ना। सो यहाँ पे आपके पास रिस्पॉन्स टाइम काफ़ी बेटर होना चाहिए, ठीक है। वाइड कॉलम बेस्ड की वैल्यू पेयर में डेटा मॉडलिंग, क्वेरी कैपेबिलिटी, डेटा रिट्रीवल, वही है बेसिक से। दैट्स इट, यहाँ तक का हम लोगों को बस हो गया। इसके आगे ज़रूरत रहेगा तो हम लोग पढ़ेंगे। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस आपका नेक्स्ट रहता है। सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस आपका कैसे काम कर सकता है ये समझते हैं अभी। तो हम लोग जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट पढ़ते हैं ना, वो सेम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट आपका यहाँ पे अप्लाई हो रहा है बाय द वे, ओके। आपने उप्स पढ़ा है, प्रोग्रामिंग में पढ़ा है, जावा वीवा ये सब आपने पढ़ा रहेगा, उसके अंदर जो कंसेप्ट अप्लाई हो रहा है वो सेम यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल जो है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये क्या बता रहा है, जैसे आपके पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, सी प्लस प्लस, सॉरी नॉट सी प्लस प्लस, जावा, सी प्लस प्लस छोड़ भी दो, पार्शियली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, जावा, पाइथन या फिर डॉटनेट बेस्ड लैंग्वेजेस जो हम लोग पढ़ते हैं, तो वहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का कंसेप्ट है। नाउ ये सेम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का कंसेप्ट, मतलब वो जो रीयूजेबिलिटी वाला कंसेप्ट है, वो सेम हम लोग डीबीएमएस में लेके आ रहे हैं, सो दैट आपको एक सेम चीज़ बार बार ना लिखना पड़े। हाँ, है ना। मेन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का पर्पस क्या रहता है, एक चीज एक बार एक कोड लिख के रख दो, और उसके बाद में जब आपको रीयूज करना है, आप डायरेक्टली वो क्लास का ऑब्जेक्ट के थ्रू वी कैन रीयूज द सेम कोड अवेलेबल, है ना। अब यही सेम चीज अगर मैं डीबीएमएस में अप्लाई करूं, तो उसको मैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस बोलूंगा। सो इन दिस, सो यहाँ पे इफ यू नोटिस दैट इन दिस data model where data is stored in form of objects, this model is used to represent real world entities. We all know entities मतलब कोई तो एक specific object, मेरे बारे में data saved है, मतलब users के बारे में, या फिर अगर ओला एंड उबर है तो ड्राइवर्स एंड पैसेंजर्स के बारे में, तो ड्राइवर एंड पैसेंजर्स आर एंटिटीज। सो द डेटा एंड डेटा रिलेशन इज स्टोर्ड टुगेदर इन अ सिंगल एंटिटी। और ये जो एक सिंगल एंटिटी में उनके बारे में डेटा साथ में सेव हो रहा है, उसको आप हम लोग ऑब्जेक्ट बोल रहे हैं इन अ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल। सो यहाँ पे एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे, सेम आपका इनहेरिटेंस वाला एग्जाम्पल है, देख लो ये मेरा आप पॉलीमॉर्फिज्म में भी ऐसा यूज कर सकते हैं। तो मतलब पॉलीमॉर्फिज्म इज आल्सो टाइप ऑफ योर हायरार्किकल इनहेरिटेंस, बराबर है, जहाँ पे एक पेरेंट है, आपके मल्टीपल चाइल्ड हो सकता है। तो यहाँ पे मेरे पास ट्रांसपोर्ट टाइप का एक फाइनल एक क्लास है, जिसके अंदर गेट स्पीड गेट फेयर नाम का 2 फंक्शंस है। अब अगर मैं ये ट्रांसपोर्ट क्लास बस अगर इनहेरिट करता है, तो वो टाइम पे उसके अंदर रोड ट्रांसपोर्ट आएगा, और बस का स्पीड एंड बस का फेयर कितना होगा वो चेंज रहेगा। सेम शिप जो है ये अपने वे में यूज करेगा, एंड प्लेन जो है वो अपने वे में गेट स्पीड एंड गेट फेयर चेंज करेगा। वेरी सिंपल, सेम चीज सेम फंक्शंस, मल्टीपल लोग अलग अलग वे में जब एक्सेस करेंगे, उसका आउटपुट आपका चेंज होगा।
सो हियर द ट्रांसपोर्ट बस शिप प्लेन आर ऑब्जेक्ट, है ना, ये सारे आपके ऑब्जेक्ट है। बस एज अ रोड ट्रांसपोर्ट एज एट्रीब्यूट, मतलब वहां पे क्या क्या चेंजेस हो जाएंगे वो। देन शिप एज वाटर ट्रांसपोर्ट एज एट्रीब्यूट एंड प्लेन एज एयर ट्रांसपोर्ट एज एट्रीब्यूट। तो ये आपके ट्रांसपोर्टेशन रहेंगे। देन अनदर एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मेरे पास एक स्टूडेंट है और स्टूडेंट के मल्टीपल एट्रीब्यूट्स रहेंगे। मतलब अगर मैं कोई क्लास बनाता हूँ तो मेरे पास इतने वेरिएबल्स होंगे जितने एट्रीब्यूट्स हैं। मतलब अगर मैं स्टूडेंट क्लास बनाऊंगा तो उसके अंदर मैं नेम, रोल नंबर, फोन नंबर, परमानेंट नंबर एंड डिपार्टमेंट नंबर, ये सारे मेरे वेरिएबल्स रहेंगे। एंड ये मेरे फंक्शंस हो गए, गेट मार्क्स, गेट सब्जेक्ट। एंड सेम वे डिपार्टमेंट क्लास अगर मैं बनाऊंगा तो उसके अंदर डिपार्टमेंट नंबर, नेम, डिपार्टमेंट स्टाफ एंड स्ट्रेंथ, ये मेरे वेरिएबल्स हो गए। एंड उसके अंदर गेट इन्फो मेरा मेथड हो गया। स्टूडेंट जो है, अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे डिपार्टमेंट नंबर इज बेसिकली प्राइमरी की इन दिस डिपार्टमेंट टेबल एंड फॉरेन की इन दिस। सो आई कैन से कि डिपार्टमेंट मेरा पेरेंट हो गया एंड ये स्टूडेंट मेरा चाइल्ड टेबल, चाइल्ड क्लास हो गया। और यहाँ से आप कुछ इनहेरिट कर रहे हैं एज पर योर नीड्स एंड रिक्वायरमेंट आप कर सकते हैं। सो ये आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल है और ये सारे ऑब्जेक्ट्स को आप रिप्रेजेंट करने के लिए ER मॉडल एंटिटी भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट्स क्या रहेंगे, वी ऑल नो, सेम ऑब्जेक्ट वाला। ऑब्जेक्ट के अलग अलग मेथड्स रहेंगे। मेथड मतलब एक बिहेवियर हो गया। फॉर एग्जांपल लेट्स से कि इफ आई से ह्यूमन बीइंग एक क्लास है और इंजीनियर, डॉक्टर, ये सारे उसके ऑब्जेक्ट हो गए। तो इंजीनियर का काम क्या रहेगा, उसका बिहेवियर क्या रहेगा, डॉक्टर का काम या बिहेवियर क्या रहेगा, ये उसके ऑब्जेक्ट के मेथड्स हो गए, है ना। देन वी हैव क्लास, क्लास इज कलेक्शन ऑफ डेटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शन, मतलब आपके एट्रीब्यूट्स एंड मेथड्स, ये दोनों का कलेक्शन मतलब क्लास रहता है। इनहेरिटेंस ऑफ कोर्स कोड रीयूजेबिलिटी के लिए सबसे ज्यादा जो आप यूज करते हैं इनहेरिटेंस होता है, जहाँ पे पेरेंट में के बहुत सारे प्रॉपर्टीज जो प्रोटेक्टेड एंड पब्लिक प्रॉपर्टीज है वो आपका चाइल्ड क्लास इनहेरिट कर सकता है। सिंपल है ना, यही वाला आपका पैटर्न है। एडवांटेज डिसएडवांटेज वो तो सिंपल है। देन नेटवर्क डेटाबेस होता है आपका एक। अब ये नेटवर्क डेटाबेस क्या रहेगा, सो नेटवर्क डेटाबेस जहां पे हम लोग रिलेशन बताते हैं, वन टू वन, मैनी टू मैनी, वन टू वन, वन टू मैनी, मैनी टू वन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो डेटाबेस मॉडल इन अ लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन दैट इज कंस्ट्रेंट्स, कंस्ट्रेंट्स मतलब कंडीशंस, जैसे प्राइमरी की, फॉरेन की, यूनिक की, कंस्ट्रेंट, ये सारे आपके कंस्ट्रेंट या कंडीशन हो गए। तो हम लोग अगर मैं कोई टेबल में मैं अगर प्राइमरी की बना रहा हूँ, दैट मीन्स आई हैव प्राइमरी की कंस्ट्रेंट ऑल्सो। इफ यू रिमेंबर, हम लोग कंस्ट्रेंट्स अलग से ऐड करते हैं। आई होप यू ऑल नो, जब मैं डायरेक्टली अगर एक टेबल बना रहा हूँ तो वाइल क्रिएटिंग अ टेबल मैं वही टाइम पे कोई कॉलम को प्राइमरी की नहीं बनाता हूँ, मैं उसको सेपरेटली मैं उसको कंस्ट्रेंट के थ्रू प्राइमरी की बनाता हूँ। मतलब नॉर्मली अगर मैं यहाँ पे एक टेबल बना रहा हूँ, लेट्स से if I am creating a table here, create table student। अब यहाँ पे अगर मैं उसका रोल नंबर ये वो कॉलम डाल दिया, देन ये जो रोल नंबर वाला कॉलम है, आई विल नॉट डिफाइन रोल नंबर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ओनली एज अ प्राइमरी की। मैं यहाँ पे लास्ट में उसको अलग से मैं कंस्ट्रेंट ऐड करके उसको प्राइमरी की डिफाइन करूंगा। जैसे पी के कंस्ट्रेंट, पी के प्राइमरी की, किसको प्राइमरी की बनाना है, रोल नंबर को बनाना है। तो इसका बेनिफिट क्या हुआ, यहाँ पे अगर मैंने कॉलम क्रिएशन के टाइम पे ही अगर मैंने कोई कॉलम को प्राइमरी की बना दिया एंड लेटर इफ आई वांट टू अपडेट दिस टेबल, रोल नंबर के जगह पे अगर सीट नंबर को अगर मुझे प्राइमरी की करना है तो ये वाले कॉलम को मुझे ड्रॉप करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैंने कंस्ट्रेंट के थ्रू अगर कोई एक कॉलम को प्राइमरी, फॉरेन की या कोई रिलेशन या कोई कंडीशन उस पर ऐड किया है, सो आई कैन सिंपली ड्रॉप दिस कंस्ट्रेंट, मुझे टेबल में कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना, so as you can see here in this network model database, ये आपका hierarchical मॉडल है that represents many to many relation among the database constraints। constraints मतलब जो अलग अलग condition, and it represents in form of graph, मतलब parent, child, उसका child, या फिर दो siblings है, वो सब यहाँ पे बता सकता है। इन अ सिंपल एंड इजी टू कंस्ट्रक्ट मॉडल, नेटवर्क मॉडल जो है वो आपके रिलेशन बता रहा है, वन टू वन, वन टू मैनी, मैनी टू मैनी, मैनी टू वन, है ना, ये सारे। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे DBMS स्टैंडर्ड्स क्या रहेंगे वो आपको दिया हुआ है। अ डेटाबेस मॉडल इज लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन, वो ये सिंपल सा है। देन उसके आगे द कंस्ट्रेंट्स एंड द रिलेशन बिटवीन द स्टोर्ड डेटा जो रहेगा, इसको आप लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं। व्हाट इज लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन, क्या कंडीशन है और वो कंडीशन से क्या रिलेशन बन रहा है बिटवीन द डेटा,
वो रिप्रेजेंट करने का जो पैटर्न है इसको वी कॉल इट लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन इन डेटाबेस मॉडल. नाउ द डेटाबेस मॉडल इज यूजुअली रिप्रेजेंटेड इन फॉर्म ऑफ फ्लो डायग्राम्स, दैट इज डेटाबेस डायग्राम बोलते हैं. आपके पास रिलेशनल, हायरार्किकल, नेटवर्क मॉडल बहुत सारे रहते हैं, जिसमें से ये वाला आपका, अगर आप देखोगे ये वाला आपका नेटवर्क मॉडल हो गया. जैसे यहाँ पे अगर आप देखेंगे मेरे पास ये कॉलेज है, कॉलेज के अंदर सीएस डिपार्टमेंट, लाइब्रेरी डिपार्टमेंट है, और ये दोनों, कॉलेज मेरा पेरेंट है, सॉरी ग्रैंड पेरेंट है, उसके दो चाइल्ड है सीएस डिपार्टमेंट एंड लाइब्रेरी, एंड ये दो पेरेंट का अगेन एक बच्चा है दैट इज स्टूडेंट. तो ये मेरा एक नेटवर्किंग टाइप आ गया. सो द एग्जांपल स्टूडेंट एंटिटी हैज टू पेरेंट, सीएससी डिपार्टमेंट, लाइब्रेरी, है ना. सो द नेटवर्क मॉडल इन डेटाबेस आर वाज फॉर्मलाइज्ड बाय डेटाबेस टास्क. जब वो बना था वो हम लोगों को जरूरी नहीं है. तो यहाँ पे आप ऐसे वे में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऊपर वाला भी कोई भी स्ट्रक्चर आपका फॉलो हो सकता है. तो ये मेरा ओनर है, देन ये मेरा नेक्स्ट मेंबर हो गया या चाइल्ड हो गया, ये उसके चाइल्ड या उसके बच्चे हो गए, और आपस में अगर कोई एक सेम चाइल्ड या एक सेम रिलेशन को शेयर कर रहे हैं या एक सेम प्रॉपर्टी को शेयर कर रहे हैं, ये आप एक नेटवर्किंग वे में बता सकते हैं. सो नेटवर्किंग मॉडल का आपका मेन काम या पर्पस क्या रहता है, क्यों हम लोग पढ़ रहे हैं या क्यों डिस्कस कर रहे हैं. सो इट इज बेटर देन द हायरार्किकल एज देर आर मोर इंटर रिलेशन पॉसिबल, and we can efficiently create that. That's why we have network supports various relation जो आपका hierarchical में impossible नहीं हो सकता है या वो difficult होता है. Then entity has various parent and owners. Connected structure results in high performance. Entities are interconnected with each other to create a network. और वही बाकी के आपके similar type के points हैं. तो ये आपका network database हो गया. अब अगर आप हम लोग आपके मेन नोट्स पे आ जाए तो ये चार टाइप और उसके आगे हम लोगों ने पढ़ लिए है ना. तो ये की वैल्यू, डॉक्यूमेंट ओरिएंटेड, ग्राफ ओरिएंटेड क्या रहेगा ये सब मैंने बता दिया. क्लाउड डेटाबेस जो है ये अभी कोई बड़ी बात नहीं है. सेम मेरे डेटा को मैंने क्या किया, क्लाउड पे डाल दिया, उसको क्लाउड डेटाबेस बोलेंगे. और उसके आगे हम लोग जो आपके पास अमेजोन, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, ये सब आपको जो सास आर्किटेक्चर, पास आर्किटेक्चर और IaaS, ये वाले जो आर्किटेक्चर देते हैं जहाँ पे हम लोगों को अलग से डेवलपमेंट, क्लाउड सेटअप करना, डेटाबेस सेटअप करना, कोड प्रोग्राम करना, तो उनके रेडी फंक्शनलिटी बहुत सारे बड़े लाइब्रेरीज अवेलेबल रहते हैं जिसके थ्रू मैं एफिशिएंटली डेटा मैनेज कर सकता हूँ. मतलब जितना मेहनत मुझे विदाउट क्लाउड नॉर्मल मेरे सर्वर पे सेटअप करने में होगा, उससे कम मेहनत यहाँ पे होगा. बिकॉज दे नो कि अगर मुझे यूनिवर्सिटी का डेटा अगर क्लाउड पे माइग्रेट करना है, वहीं पे सेटअप करना है, वहीं से रिट्रीव करना है, तो उसके लिए बाय डिफॉल्ट कौन से फंक्शनलिटी, कौन से लाइब्रेरीज की ज़रूरत पड़ेगी, वो चीज़ें वहाँ पे रेडीली अवेलेबल है ना. आपने ये सास पास ऐसे सब सुना रहेगा, सॉफ्टवेयर एज सर्विस, प्लेटफॉर्म एज सर्विस, ये सब आपके क्लाउड के टाइप्स रहते हैं. तो क्लाउड डेटाबेस सेटअप करने के लिए आई कैन से कि मेरे पास उन्होंने सॉफ्टवेयर दिया हुआ है, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस और प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, और वो प्लेटफॉर्म के ऊपर मैं मेरा डेटाबेस माइग्रेट करूंगा और उन्हीं का सॉफ्टवेयर मैं यूज करूंगा जिसके थ्रू वो डेटा में एक्सेस कर सकता हूं. जैसे गूगल ड्राइव है, दैट इज अ सॉफ्टवेयर विच इज प्रोवाइडेड. अब गूगल ड्राइव को मैंने अगर मेरे कोई एक वेबसाइट के साथ में कनेक्ट किया हुआ है, तो वो वेबसाइट पे आपका एग्जिस्टिंग डेटा एक्सेस करने के लिए आप वो डेटा को गूगल ड्राइव से एक्सेस कर सकते हो, सिंपल. या माइक्रोसॉफ्ट के वन ड्राइव से एक्सेस कर सकते हो, या ऑफिस 365 अगर आपके पास है वहां से एक्सेस कर सकते हो. और उसके ऊपर मैं माइक्रोसॉफ्ट का प्लेटफॉर्म यूज करूंगा टू डिप्लॉय माय डेटाबेसेस. देन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल ऑलरेडी मैंने बताया, हायरार्किकल मॉडल वी ऑल नो, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया. तो यहाँ पे इतना आपको कोई बड़ा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. व्हाट वी डिस्कस, व्हाट वी हैव, वो यहाँ पे दिया है. बाकी डिटेल में जहाँ पे ज़रूरत रहेगा हम लोग उसको आगे पढ़ेंगे. नेटवर्क एंड पर्सनल डेटाबेस बहुत सिंपल है. नेटवर्क तो अभी हम लोगों ने पढ़ लिया. पर्सनल डेटाबेस कुछ भी नहीं है, मेरे पास छोटा सा अमाउंट का डेटा है और वही अगर मुझे रखना है ना, मेरे हिसाब से सेटअप करना है वो होगा. ऑपरेशनल डेटाबेस मतलब डे टू डे में मुझे जो जिसकी ज़रूरत है, ये आपके ऑपरेशनल डेटाबेस हो गए. ठीक है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर या AWS है, अपाचे कैसेंड्रा है या मोंगोडीबी है. तो जो डेली बेस, फॉर एग्जांपल आप लोगों का डेली बेस पे लेक्चर्स होते हैं, या फिर हम लोग डेली बेस के ऊपर कोई एग्जाम कंडक्ट कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, तो एम्प्लॉय स्टूडेंट्स का डेली का जो रिकॉर्ड है, वैसे आपके इंफॉर्मेशन ऑपरेशनल जो करंट डेटा है जो मुझे एक साल के लिए यूज होने वाला है, तो वो मैं ऑपरेशनल डेटाबेस सेटअप कर सकता हूँ. एंटरप्राइज डेटाबेस एज नेम सजेस्ट, वेरी सिंपल. Then parallel database, what we mean by a parallel database and why do we require parallel database?
यहाँ पे अगर आप देखेंगे, ऑर्गेनाइजेशन नीड्स टू हैंडल एंड मेंटेन सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ अ डेटा विद अ हायर ट्रांसफर रेट एंड ग्रेटर एफिशिएंसी ऑफ अ सिस्टम। और उस वहाँ पे डेटा को बड़े लेवल पे, या आपको वी कैन से कि मल्टीपल पीपल व्हेन ट्राई टू एक्सेस द सेम डेटा, है ना। यहाँ पे आपको वो दिखेगा, देखो, ऑर्गेनाइजेशन हैंडल एंड मेंटेन सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ डेटा, जहाँ पे ट्रांसफर रेट, एक्सेस रेट बहुत ज़्यादा है, और वहाँ पे जो भी आपके एम्प्लॉयज़ डेली बेस पे ये डेटा को एक्सेस करेंगे, वो एफिशिएंसी मेंटेन होना चाहिए। एफिशिएंसी मतलब यहाँ पे एक तो फेलियर नहीं आना चाहिए, रियल टाइम में डेटा अपडेट होना चाहिए, एंड व्हेन आई आस्क फॉर दैट डेटा, if I'm authorized, that data should be accessible to me. So database system improves the performance through parallelism of a various operation, जहाँ पे लोडिंग, मैनिपुलेटिंग, स्टोरिंग, बिल्डिंग, जैसे आप देखो कि अगर मैंने आपके साथ रियल टाइम में गूगल शीट शेयर किया है, तो अब वो जो गूगल डॉक्स है, वो अगर मैंने रियल टाइम में आपके साथ शेयर किया है ना, तो मैं जो उसमें अपडेट करूंगा रियल टाइम में, वो आपको भी विजिबल होगा, है ना। सिंपल है। वो आपका यहाँ पे पैरेलल डेटाबेस रहेगा। सो पैरेलल डेटाबेस जो है वो आपका मल्टीपल प्रोसेसर या हायरार्किकल सिस्टम या नॉन यूनिफॉर्म मेमोरी में जा सकता है। मल्टी प्रोसेसर मतलब जहाँ पे आपका डेटाबेस इजीली मेंटेन करने के लिए, यहाँ पे अगर आप देखोगे, ये वाला देखो, ये आपका शेयर्ड मेमोरी है। सो शेयर्ड मेमोरी के अंदर क्या हो गया, ये मेरे अलग अलग प्रोसेसर्स है, मतलब अलग अलग कंप्यूटर्स है ना, दिस आर इंटरकनेक्टेड नेटवर्क, और ये एक स्पेसिफिक कॉमन डेटाबेस के साथ कनेक्टेड है, ये उनका मेन मेमोरी है। सो शेयर्ड मेमोरी आर्किटेक्चर बेसिकली क्या बता रहा है, इन दिस मल्टीपल प्रोसेसर शेयर द सेम सिंगल प्राइमरी मेन मेमोरी एंड हैव देयर ओन हार्ड डिस्क फॉर अ स्टोरेज, जो यहाँ पे आपको बताया हुआ है। देन उसके आगे इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज सिंपल है। शेयर्ड डिस्क आर्किटेक्चर, शेयर्ड डिस्क में क्या रहेगा, इनके सबके पास अपना खुद का मेमोरी, अपना खुद का प्रोसेसर है, लेकिन जो हार्ड डिस्क या फिर मेन जो डेटा जहाँ पे सेव्ड रहेगा वो आपस में शेयर किया हुआ है। ऊपर में हर किसी के पास अपना अलग अलग था। एंड शेयर्ड नथिंग के अंदर क्या रहेंगे, सारे आपके इंडिविजुअल कंप्यूटर्स हैं, बस इतना ही है और कुछ नहीं है। उसका एप्लीकेशंस दिए हुए आपको, हायरार्किकल सिस्टम, नॉन यूनिफॉर्म सिस्टम कैसा रहेगा। सो हायरार्किकल सिस्टम और नॉन यूनिफॉर्म मेमोरी आर्किटेक्चर, यहाँ पे आपको क्या बोला है, यहाँ पे हम लोग क्लस्टर बना रहे हैं। क्लस्टर मतलब ऐसा समझ लो कि अगर हम लोग का एमसीए का एग्जाम होगा, तो वो क्या करेंगे ना, कॉलेजेस का क्लस्टर बना देंगे, और वो क्लस्टर वाले कॉलेजेस में, जैसे अगर आपका कॉलेज अगर बोरीवली टू बैंड्रा है, तो सॉरी बोरीवली टू अंधेरी है, सो यू आर इन वन क्लस्टर, तो बोरीवली टू अंधेरी वाले स्टूडेंट्स को हम लोग एक स्पेसिफिक लोकेशन में भेज देंगे। अंधेरी टू बैंड्रा वाले को, सॉरी पार्ला टू बैंड्रा वाले को हम लोग अलग क्लस्टर में रखेंगे, मतलब इनका सेंटर अलग आएगा। देन इसके आगे जो मेरा स्टेशन रहेगा, जैसे माहिम टू दादर है, उनके लिए अलग क्लस्टर में बना दूंगा। तो ये क्लस्टर वाइज डिवाइड कर रहे हैं, इसको हम लोग एरिया वाइज या ईयर वाइज अलग अलग वे में डिवाइड कर सकते हैं। सो क्लस्टर इज फॉर्म बाय ग्रुप ऑफ कनेक्टेड कंप्यूटर इंक्लूडिंग शेयर्ड नथिंग, और जो आपका शेयर्ड डिस्क वाला जो रहेगा वहां पे। तो इससे क्या रहेगा, क्लस्टर से क्या होगा बेसिकली, अगर मैं बोल रहा हूं कि हम लोगों ने मुंबई का एक क्लस्टर बनाया, या फिर वेस्टर्न साइड का एक कल्चर बनाया, सदर्न साइड का, नदर्न साइड का एक एक क्लस्टर बनाया, डेटा ग्रुप करने में, मेंटेन करने में आपको एफिशिएंट होगा, बेटर होगा। सिंपल है। ऐसा समझो कि अगर मैं बोल रहा हूँ कि मैंने टाउन साइड का एक अलग क्लस्टर बनाया, तो वो क्लस्टर पे मैं एनालाइज करके मैं देख सकता हूँ कि जो एक स्पेसिफिक कौन सा ऐसा क्लस्टर है जहाँ पे लोगों का, लेट्स टेक अ एग्जांपल, हाँ ध्यान से समझना। क्लस्टर हम लोग क्यों बनाएंगे, अभी इलेक्शन आ रहा है 2024, तो क्लस्टरिंग पैटर्न से हम लोगों को पता चल सकता है कि कौन से ऐसे क्लस्टर्स है जहाँ पे जैसे अगर बीजेपी है, तो बीजेपी के कौन से क्लस्टर में उनके जीतने के चांसेस या उनके सपोर्टर्स ज़्यादा है। जहाँ पे उनके सपोर्टर्स ज़्यादा है वहाँ पे हम लोग रैली ज़्यादा करेंगे, क्योंकि विनिंग रेशियो आपका ज़्यादा है। या फिर जहाँ पे आपका वी कैन से कि आपको लगता है कि इस बार आपके जीतने के चांसेस ज़्यादा है, या फिर एरिया वाइज आपके कौन से प्रॉब्लम्स यहाँ पे चेंज हो रहे हैं। जैसे अगर महाराष्ट्र के अंदर ही अगर मुंबई वाले क्लस्टर में आप आओगे, तो यहाँ पे लोगों की प्रॉब्लम जो रहेंगे दैट इज डिफरेंट कंपेयर टू पूना, नासिक या फिर गांव साइड वाला।
तो वो क्लस्टर्स बना के हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि ये क्लस्टर में जो एरिया है इनके लिए ये वाले हम लोगों के कॉमन, जब हम लोग पॉलिटिकल रैली करेंगे तो ये वाले कॉमन पॉइंट्स रहेंगे, और यहाँ पे हम लोगों के जितने के चांसेस इतने हैं, और यहाँ पे अगर जितना है तो ये स्ट्रेटेजी फॉलो करना पड़ेगा, ये स्टेट में ये एरिया में जितना है तो आपका ये स्ट्रेटेजी फॉलो होगा। तो क्लस्टर वाइज हम लोग अपने बिजनेस मॉडल में चेंजेस ला सकते हैं। सिंपल है, क्लियर है, ये होता है रियल में, यही अप्लाई होता है। तो ये आपका रियल टाइम एग्जाम्पल है। जो एक एक आपका पॉलिटिकल मॉडल या रैली में जो पॉइंट्स आप गुजरात में बोलते हो, या पीएम मोदी जो पॉइंट्स पे गुजरात में इलेक्शन लड़ते हैं, वो सेम पॉइंट में ही कांट विन इन महाराष्ट्र, और ही कांट विन इन दिल्ली, और ही कांट विन इन एनी अदर स्टेट। तो क्लस्टर वाइज डिवाइड करके हम लोगों को पता चलता है कि कौन से एरिया में कौन से रेस, रिलीजन, कास्ट के लोग हैं, कितने हम लोगों के सपोर्टर हैं, वहाँ पे करंटली क्या पैटर्न, ग्रोथ कितना है, लोगों के एक्सपेक्टेशन क्या है, उसके हिसाब से हम लोग वहाँ पे जब अप्रोच करेंगे तो मेरे क्या चेंजेस होने चाहिए। अब ये तो पॉलिटिकल वाला बात हो गया। अब क्लस्टर में अगर मैं बोल रहा हूँ कि हम लोग डीमार्ट का एग्जाम्पल लेते हैं, तो डीमार्ट को हम लोग क्लस्टर में डिवाइड कर सकते हैं, जिसके थ्रू मुझे पता चलेगा कि मेरे पास अलग अलग क्लस्टर में जो डीमार्ट के स्टोर है, तो कौन से एरिया में कौन से क्लस्टर में मेरा डीमार्ट का स्टोर है, तो उसमें मुझे वो डीमार्ट स्टोर को कितना बड़ा या छोटा बनाना चाहिए, कौन से टाइप के प्रोडक्ट वहाँ पे रखने चाहिए। अगर जैन क्राउड ज़्यादा है तो मैं वहाँ पे नॉनवेज प्रोडक्ट बिल्कुल नहीं रखूँगा। अगर मैं कोई ऐसे एरिया में हूँ जहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा पेट्स रख रहे हैं, डॉग या कैट, तो मैं आई विल मेक श्योर कि वो डीमार्ट के अंदर आपको डॉग फूड भी अवेलेबल हो पाए कोई एक सेक्शन में। कोई एक एरिया है जहाँ पे अगर नॉनवेज पॉपुलेशन ज़्यादा है तो उसको हम लोग वो वे में सेग्रीगेट कर सकते हैं। सो दैट्स वाई क्लस्टरिंग इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये वे में आप क्लस्टर्स बना सकते हैं। दैट्स इट। चलो, अभी तक मैंने जो भी बड़बड़ किया आई होप क्लियर है। एनीवन एनी डाउट? अदर्स रिप्लाई? एनी डाउट? ओके, सो नेक्स्ट पार्ट पे जाते हैं, परफॉर्मेंस मेजरमेंट। ये बहुत सिंपल है, यहाँ पे इतना कुछ ज़्यादा नहीं है। हाँ, नाउ रिमेंबर सर्टन जो एक हम लोग एक पॉइंट जो लिखते हैं ना, उसी को यहाँ पे उन्होंने एक फॉर्मूला वे में डाला है। तो मतलब अगर मैं स्पीड देखूंगा तो यहाँ पे मैं देखूंगा कि मेरा ओरिजिनल डेटा एक्सेस करने का टाइम और एक सेम पॉइंट ऑफ टाइम में कितने लोग ये डेटा को एक्सेस कर रहे हैं। जैसे ओला या उबर है, अब पीक आवर्स में एक सेम ऐप, जैसे मैं भी सपोज मैं बोरीवली में हूँ, आप भी बोरीवली में हो, है ना, और ऐसे और 10 लोग हैं जो सेम बोरीवली वेस्ट में एक ही एरिया में, और ये 10 के 10 लोग सेम ऐप सेम राइड एक ही टाइम पे बुक करने का ट्राई कर रहे हैं। तो स्पीड अप बेसिकली बताएगा कि आपका ऐप कितना क्विक रिएक्ट कर रहा है, और ये स्पीड अप से मुझे पता चलेगा कि ये जो ऐप है वो फाइनल उनका जो ड्राइवर है उनके साथ इनको, मतलब ड्राइवर तक उनका रिक्वेस्ट कितना स्मूथली और कितने टाइम में पहुंचा रहा है। तो पैरेलल टाइम का मतलब एक सेम पॉइंट ऑफ टाइम सेम डेटा को मल्टीपल लोग अपने हिसाब से पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं, और ओरिजिनल टाइम कितना लग रहा है। मतलब पैरेलल टाइम में तो हम लोग को पता चल गया एक साथ 10 15 20 लोग यूज कर रहे हैं। तो इन सर्टन सिनारियो जिसने फर्स्ट रिक्वेस्ट डाला है ना, ओरिजिनल टाइम देखो किसने फर्स्ट रिक्वेस्ट डाला है, पहले उसका प्रोसेस करो। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट कंसेप्ट हम लोग फॉलो करेंगे। सो ओरिजिनल टाइम दैट इज टाइम रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट द टास्क, बराबर है, एंड पैरेलल टाइम रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट द टास्क यूजिंग न्यूमरस एन प्रोसेसर्स। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे स्पीड अप बेसिकली क्या बता रहा है, आइडल स्पीड अप कर्व जो है ये तो ऐसे ही रहेगा, मतलब अगर कुछ ज़्यादा प्रेशर नहीं है तो ये तो नंबर ऑफ प्रोसेसर्स जैसे बढ़ेंगे वैसा आपका स्पीड बढ़ेगा, और इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे कि मेरे पास कोई एक सीपीयू है, सीपीयू रिक्वायर्स 3 मिनट्स टू एग्जीक्यूट अ प्रोसेस। नाउ इफ आई अप्लाई 3 सीपीयूज, तो क्या हुआ, और यहाँ पे यही सीपीयू को अगर मैंने मल्टीपल कोर में डिवाइड कर दिया, लेट्स से कि अगर मैंने यहाँ पे 8 कोर वाला सीपीयू ले लिया, तो क्या होगा, दिस सीपीयू और क्वाड कोर ले लिया, दिस सीपीयू इटसेल्फ इज डिवाइडेड इन 4 पार्ट। तो प्रीवियसली एक सीपीयू को एक काम करने में अगर 4 मिनट का टाइम लग रहा था, नाउ इफ आई हैव 4 कोर, तो ये 1 मिनट ये एक काम करेगा, तो 4 मिनट की जगह पे अभी मेरा काम वो 1 मिनट में हो जाएगा। तो हम लोग 4 सीपीयू अप्लाई नहीं कर रहे हैं, यही वाला कंसेप्ट हम लोगों ने यूज करके आज के हम लोग के कंप्यूटर्स जो है ना, ये मल्टी कोर कंप्यूटर्स या प्रोसेसर्स कर लिए।
तो सेम यहाँ पे बहुत सिंपल है, 3 CPU विल डिवाइड द टास्क, एंड जो काम पहले 3 मिनट में हो रहा था, एक पार्ट ये करेगा, सेकेंड पार्ट ये करेगा, थर्ड पार्ट ये करेगा, तो वो सेम आपका आउटपुट 1 मिनट में आपको मिल जाएगा। स्केल अप, स्केल अप का मतलब है कि मैं अपना वर्कलोड बढ़ा रहा हूँ, मेरा डेटा का साइज बढ़ रहा है, रिसोर्सेज जो है वो प्रोपोर्शनली। नाउ रिमेंबर यहाँ पे देखो, एबिलिटी टू मेंटेन द परफॉर्मेंस ऑफ अ सिस्टम व्हेन वर्कलोड एंड रिसोर्सेज इंक्रीज प्रोपोर्शनली, है ना। स्केल अप ये है, तो आपका रिसोर्सेज बढ़ रहा है, मतलब पहले जहाँ पे खाली 100 लोग यूज करने वाले थे एक पर्पज के लिए, अब यहाँ फॉर एग्जाम्पल लेट्स से जोमेटो है, तो जोमेटो पे पहले प्रीवियसली आई एम ओनली यूजिंग दिस फॉर ऑनलाइन फूड डिलीवरी, ठीक है। अब हम लोगों ने स्केल अप किया, क्यों? बिजनेस ग्रोथ दिखा हम लोगों को बेस्ड ऑन बिजनेस एनालिटिक्स या बिजनेस इंटेलिजेंस। हम लोग बोल रहे हैं कि भाई जो लोग फूड डिलीवरी डिमांड कर रहे हैं, अब वो हमेशा ऑनलाइन फूड घर पे नहीं मंगा रहे, उनको डाइनिंग के लिए जाना है, तो हम लोगों ने यहाँ पे डाइनिंग फैसिलिटी डाल दिया। क्या हो गया? स्केल अप हो गया। क्यों? अभी ज्यादा लोग आ रहे हैं लेकिन सारे लोग ऑनलाइन फूड ऑर्डर नहीं कर रहे, सर्टन का काम यहाँ पे चेंज हो जाएगा, एंड एट सेम पॉइंट ऑफ टाइम फ्यू पीपल आर देयर, ये ऑनलाइन फूड डाइनिंग के साथ में फ्यू आर देयर फॉर ग्रोसरीज, तो आपने मल्टीपल चीजें यहाँ पे ऐड करे, दैट इज अ स्केल अप। सो स्केल अप इज मतलब वॉल्यूम पैरेलली इंक्रीज होगा और उसके साथ में ओरिजिनल आपका जो परफॉर्मेंस है उसको मेंटेन रखो। सो वॉल्यूम पैरेलल मींस वॉल्यूम executed in given amount of time using n number of processor, and ओरिजिनली एक प्रोसेसर अगर वो एग्जीक्यूट करता तो उसको कितना टाइम लगता था। तो आइडल स्केल अप कर्व क्या है? नंबर ऑफ प्रोसेसर ट्रांजैक्शन कितना होगा। तो रिस्पॉन्स टाइम मेरा जो है, रिस्पॉन्स टाइम मेरा अगर मेरा सिस्टम स्केल भी हो रहा है तो आपको एफिशिएंटली मेंटेन करना है, सो दैट मैं मैक्सिमम कैपेसिटी मेरा सीपीयू का यूज करूँ या प्रोसेसर का यूज करूँ, जिससे स्केल अप होने पे भी मेरा परफॉर्मेंस जो है वो सेम रहे। फॉर एग्जांपल गूगल आप देख लो, आज के टाइम पे जितने भी ज़्यादा लोग यूज़ कर रहे हैं, लेकिन स्टिल आपका नेट कनेक्शन अगर प्रॉपर है तो आपको फ्रैक्शंस ऑफ सेकेंड या मैक्सिमम एक आध से 2 सेकेंड में आपको उसका रिस्पॉन्स मिल ही जाता है। सो 20 यूजर्स आर यूजिंग a CPU at 100 efficiency. If we try to add some more users, it becomes difficult for a single processor to handle. एंड इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? न्यू प्रोसेसर कैन बी एडेड टू सर्व द यूजर्स इन पैरेलल मोड एंड प्रोवाइड 200% एफिशिएंसी। सिंपल, यही तो हम लोग करते हैं ना। बहुत बार अगर आपने देखा रहेगा कि अगर मैं अगर कोई एक वेबसाइट एक्सेस कर रहा हूँ और मेरे जैसे और लोग, जैसे आप समझो कि हम लोगों का रिजल्ट वाला टाइम है, तो रिजल्ट वाले टाइम में क्या होता है कि अभी एक सेम पॉइंट ऑफ टाइम बहुत सारा लोग अपने रिजल्ट चेक करने का ट्राई कर रहे हैं। अब बहुत ज़्यादा लोग जब एक साथ रिजल्ट चेक करने का ट्राई करेंगे, मेरा साइट डाउन जा रहा है, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ? मैं वो टाइम पे इन सच अ सिनारियो मैं एक से ज़्यादा प्रोसेसर्स सेटअप कर सकता हूँ। तो अगर एक साथ अगर 2000 लोग आ गए तो वो रिक्वेस्ट फर्स्ट प्रोसेसर पे जाएगा। अगर फर्स्ट प्रोसेसर ओवरबर्डन हो गया तो हम लोग सेकेंड पे भेजेंगे, जैसा कॉल सेंटर समझ लो। तो अगर मैं कॉल सेंटर में कॉल कर रहा हूँ, देर आर 10 कस्टमर सर्विस पर्सन विच आर देयर, तो अगर फर्स्ट अगर बिजी है तो मेरा रिक्वेस्ट सेकंड पे भेजो, सेकंड बिजी है तो थर्ड पे भेजो, है ना। तो एक साथ जब ज्यादा लोग काम करेंगे तो वो ज्यादा लोगों को सर्व कर सकते हैं। यू कैन रिमेंबर दिस कंसेप्ट। अगर मैं डीमार्ट में शॉप में जा रहा हूँ, आप एक ही बंदे को रखोगे तो बाकी सबको वेट करना पड़ेगा, लेकिन अगर मल्टीपल लोग हैं तो अलग अलग लोगों को, अलग अलग पर्सन को, अलग अलग जो उनके रिप्रेजेंटेटिव है वो हैंडल कर सकते हैं। बस वही काम यहाँ पे चल रहा है। तो आपका पैरेलल डेटाबेस का गोल सेम बोल बचन पॉइंट्स है, यू कैन ऐड दिस, नथिंग मच डिफिकल्ट। तो यहाँ पे यूजर है, ये प्रोसेसर, मेमोरी, डेटा स्टोरेज, आप अपने हिसाब से इसको कनेक्ट कर सकते हैं। आपका बजट कितना है उसके हिसाब से हम लोग का मॉडल डिसाइड होगा। देन टेक्निक्स फॉर क्वेरी इवोल्यूशन। अब यहाँ पे एक इंटर क्वेरी पैरेललिज्म है और एक इंट्रा क्वेरी है। इंटरनेट और इंट्रानेट, इंटरनेट का मतलब क्या रहता है? वर्ल्ड वाइड, कोई भी पब्लिकली एक्सेस कर सकता है। इंट्रा मतलब विद इन आर डिवाइस। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, इफ वी हैव 18 क्वेरीज ईच टेकिंग 10 seconds फॉर अ इवोल्यूशन, द टोटल टाइम इज टेकन इज 180 seconds। इंटर क्वेरी पैरेललिज्म अचीव्स दिस टास्क ओनली इन 10 seconds, बराबर है। सो क्या करेंगे? अलाउ रनिंग मल्टीपल क्वेरीज ऑन अ मल्टीपल प्रोसेसर साइमल्टेनियसली अचीविंग पाइपलाइन पैरेललिज्म इन इंप्रूविंग द आउटपुट ऑफ अ सिस्टम। पाइपलाइन मतलब जो पहले आया वो पहले जाएगा, है ना, ये होगा। सो इंट्रा क्वेरी में क्या होगा? इन इंट्रा क्वेरी, क्वेरी इज डिवाइडेड इन सब क्वेरीज and has the ability to run simultaneously on varied processor, minimizing the query evolution time
Intra-query parallelism improves the response time of a system. So if there are 18 query, each taking 10 seconds, the total time to complete the evaluation is 180 seconds. Inter-query parallelism achieves this task only in 10 seconds. We can achieve only 10 seconds by using intra-query. मतलब यहाँ पे आपका जैसा काम चल रहा है वैसे ही जा रहा है. इंट्रा क्वेरी में क्या होगा, इंट्रा क्वेरी में आपका पार्ट जो है वो सब क्वेरी में डिवाइड हो जाएगा अगर बड़ा क्वेरी है तो, और वो छोटे छोटे पार्ट एक साथ जाएंगे. सिंपल है. यहाँ पे क्या होगा, अगर यहाँ पे देखो क्या बोला है, दिस अलाउज मल्टीपल क्वेरीज ऑन अ वेरिड प्रोसेसर साइमल्टेनियसली, है ना. तो अभी अगर अगर 18 क्वेरीज है तो मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे मैंने 1 2 3 अलग अलग प्रोसेसर्स को एक एक क्वेरी असाइन कर दिया. लेकिन यहाँ पे क्या है, मेरे पास अगर एक बड़ा सा क्वेरी है वो एक साथ अगर जाएगा तो वो ज़्यादा टाइम लेगा. सो लेट्स से कि वी से ना कि इफ वी ट्राई टू सॉल्व अ बिग प्रॉब्लम एट वंस इट टेक्स मोर टाइम, but at same point of time if I divide the same problem in small part, now if I try to solve the small parts or a small problem it's easy to solve. बस वही हम लोग यहाँ पे करेंगे. Optimization of a parallel query optimization is selecting efficiently, कितना टाइम स्पेंड होगा, कितना टाइम रिक्वायर्ड है. बहुत सिंपल है. गोल अगेन वही है. अप्रोचेस फॉर अ क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन. यहाँ पे अगर आप देखेंगे, अब हॉरिजॉन्टल पार्टीशनिंग, वर्टिकल एंड डीनॉर्मलाइजेशन, ये कुछ आपके नेक्स्ट कंसेप्ट है. हॉरिजॉन्टल पार्टीशनिंग का मतलब क्या होता है, ये आपका हॉरिजॉन्टल पार्टीशन हो गया. मतलब मेरे पास अगर ऐसा समझो कि मेरे पास टोटल 5 मिनट का टाइम है ना. तो यहाँ पे मैंने क्या किया, 1 मिनट मैंने हर किसी को दे दिया, दैट इज हॉरिजॉन्टल पार्टीशनिंग. वर्टिकल में क्या होगा, मैंने यहाँ पे रोड डिवाइड कर दिया. जैसे अपना रोड होता है तो मैंने बोला कि भाई यहाँ पे बाइक चलेगा जिसका कम वॉल्यूम है, यहाँ पे कार चलेगा या रिक्शा चलेगा, यहाँ पे बस चलेगा और यहाँ पे हैवी व्हीकल जाएगा. तो उसके लिए मैंने ज़्यादा स्पेस डिफाइन करके रखा है. बस के लिए उससे थोड़ा कम, कार के लिए उससे कम, बाइक के लिए थोड़ा सा, और बचा कुछ कुछ रास्ता मैंने साइकिल के लिए छोड़ा है. ये वर्टिकल पार्टीशनिंग हो गया. मतलब छोटे क्वेरीज जो है वो छोटे इस पे जाएंगे, बड़े क्वेरीज या बड़ा काम है उसके लिए हम लोग अलग डिफाइन करेंगे. एम्बुलेंस के लिए एक अलग डिफाइन कर दिया. ये वर्टिकल पार्टीशनिंग हो गया. ठीक है. सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने. ये आपका वर्टिकल हुआ, ये आपका हॉरिजॉन्टल हुआ. सॉरी उल्टा बोल दिया. ये आपका हॉरिजॉन्टल हो गया, ये वर्टिकल हो गया. ठीक है. काम सिंपल, पैटर्न सेम है आपका. तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि ओके यहाँ पे एट अ टाइम एक एक बंदे को मैं पूरा प्रोसेस दे रहा हूँ, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे टेबल्स आर क्रिएटेड वर्टिकली यूजिंग कॉलम्स and horizontal partitioning, and vertical partitioning tables are created fewer columns and partition table row wise, है ना. तो रो बाई रो मैंने डिवाइड कर दिया, इतने रो इतने रो इतने रो वाइज. ये वर्टिकल हो गया. एंड हॉरिजॉन्टल में ये ऐसा डिवाइड कर रहा हूँ मैं. डी नॉर्मलाइजेशन, नॉर्मलाइजेशन समझेगा तो डी नॉर्मलाइजेशन आएगा. नॉर्मलाइजेशन क्या होता है आपको याद रहेगा. यस गाइस बताओ, अभी नॉर्मलाइजेशन पता है सबको? व्हाट इज नॉर्मलाइजेशन? चलो जल्दी से. अभी तक मैंने कुछ भी सवाल पूछा नहीं था, तो अभी हम लोग कुछ डिस्कस करते हैं. व्हाट इज नॉर्मलाइजेशन? हेलो, आई होप सुन रहे हैं ना कि मैं खाली अकेला स्क्रीन के सामने बड़बड़ कर रहा हूँ. यू कैन अनम्यूट योर सेल्फ. हेलो गाइस, हेलो हेलो हेलो. अच्छा, वर्क इन सीरीज. ओके, मतलब आई डेंट गेट यू जोएल. व्हाई डू वी रिक्वायर नॉर्मलाइजेशन? अदर्स काइंडली रिप्लाई. आई होप लोग सुन तो रहे मुझे. व्हाट इज नॉर्मलाइजेशन गाइस? व्हाई डू वी रिक्वायर्ड इट? At least reply in chat. How many are listening to me? Yes, you know. I got reply from only 2 students. Acha, organizing data in database. Okay. Next, anyone else? Minimizing the data. Acha. Okay. So
नॉर्मलाइजेशन भी अप्लाई टू रिड्यूस द रिडंडेंसी। रिडंडेंसी का मतलब होता है डुप्लीकेशन कम करना। एनीवन एल्स जिसको पता है डुप्लीकेशन कैसे कम करते हैं हम लोग? एंड अगर डुप्लीकेशन रहेगा तो क्या होगा? कंसिस्टेंसी कम होगा, इंटीग्रिटी मेंटेन नहीं हो पाएगा। आई होप आपने ऐसे कुछ वर्ड सुने हैं डेटाबेस में, सुना आप लोगों ने? सो इफ आई से कि वी नीड टू मेंटेन द इंटीग्रिटी ऑफ अ डेटा, तो इंटीग्रिटी मेंटेन करने का मतलब, इफ आई से कि वी सपोज टू मेंटेन द इंटीग्रिटी और करेक्टनेस ऑफ अ डेटा, व्हाट डू मीन बाय दैट? यू गाइस कैन अनम्यूट योरसेल्फ, सबको अनम्यूट का परमिशन है, बोल सकते हो आप, नथिंग टू वरी। एक्यूरेट डेटा, बट व्हाट वी मीन बाय एक्यूरेट डेटा? आई डिडंट गेट यू। एक्यूरेट डेटा का मतलब क्या रहेगा? मतलब इफ आई स्टोर सम डेटा इन डेटाबेस, वो तो अगर मैं क्या स्टोर कर रहा हूँ उसके हिसाब से मुझे पता है ना वो एक्यूरेट है या नहीं है। बट व्हाट एग्जैक्टली यू मीन बाय द एक्यूरेसी? डुप्लीकेशन कम करना। अगर डुप्लीकेशन अगर ज़्यादा रहेगा डेटाबेस में तो क्या प्रॉब्लम होगा? एंड डुप्लीकेशन होता कैसे? अपने ग्रेजुएशन में पढ़ा रहेगा, राइट? यस ना? ठीक है। सो आज है ना, हम लोगों ने काफ़ी कुछ पढ़ा है, और हम लोगों को आगे काफ़ी ज़्यादा पढ़ना है। ये देखो, ये नॉर्मलाइजेशन, डी नॉर्मलाइजेशन, ये आज के दो मैं लास्ट के टॉपिक लाया था। मैंने सोचा था कि आज ही मैं कंप्लीट कराऊंगा। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं आपके साथ ये जो नोट्स है ये शेयर कर दूंगा। और नॉर्मलाइजेशन एंड डी नॉर्मलाइजेशन बोथ विल टेक लाइक 30 मिनट्स का टाइम, एंड उसके लिए थोड़ा वो फ्रेशन अप होना ज़रूरी है। नाउ रिमेंबर वन थिंग, वी आर वे बैक कंपेयर टू अदर सब्जेक्ट, बिकॉज वी स्टार्टेड वेरी लेट। ये सब्जेक्ट ही मुझे लेट मिला है, और उसके बाद में आपका टाइम मैनेजमेंट जो था वो प्रॉपर नहीं हो रहा था। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू ड्यूरिंग वीकेंड्स, आई एम गोइंग टू टेक लेक्चर 9 ऑनवर्ड्स दिस वीकेंड। तो वी कैन फिनिश लाइक 1 2 3 यूनिट्स जितना पॉसिबल रहेगा क्विकली। ओके, तो आपको उसके हिसाब से ज्वाइन होना है, रिमेंबर दिस। ओके, ठीक है। ये जो भी मैंने बोला वो क्लियर है अभी तक सबको? और हु इज़ द सी आर हियर? हु इज़ द सी आर? सी आर कोई भी नहीं है? अच्छा, ओके, नो प्रॉब्लम। तो अभी आज का अटेंडेंस तो ये जो मैंने रिकॉर्डिंग रखा है उसी के अंदर नोटेड है। नेक्स्ट टाइम मैं एक बार चेक कर लेता हूँ आपका अटेंडेंस कैसे रहेगा, एक बार पूछ लेता हूँ। हाउ वी मेंटेन अटेंडेंस? ऑनलाइन लेक्चर का अटेंडेंस लेते हैं कि लेते भी नहीं है? एनीवन? अच्छा, वैसे ही ना, ठीक है, नो प्रॉब्लम। सो दिस लेक्चर इज़ ऑलरेडी रिकॉर्डेड, वो उसमें आपको अटेंडेंस मिल जाएगा। एंड बाय द वे आई विल बी पुटिंग दिस। अच्छा, ओके। सो मैं नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स गूगल फॉर्म ही आपके साथ शेयर कर दूंगा, तो उसके अंदर अटेंडेंस मेंटेन रहेगा। तो आज भी आज तो मैं मिस हो गया। नेक्स्ट टाइम मैं एक गूगल फॉर्म ही बना के रखूंगा जिसके अंदर आपका हर टाइम का अटेंडेंस मेंटेन रहेगा। ओके, ठीक है। और जस्ट गिव मी सम टाइम, तो मैं एक गूगल फॉर्म शेयर कर देता हूँ। जस्ट गिव मी 2 मिनट्स, मैं गूगल फॉर्म क्विकली शेयर कर देता हूँ। ओके, जस्ट गिव मी 2 मिनट्स, या। एंड वी आर नॉट स्टार्टिंग विद एनी न्यू लेक्चर, एनी न्यू टॉपिक नाउ।